तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। और आज का एक्शन पूरी तरह से जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कमजोर शुरुआत के बाद शानदार रिकवरी जो पहले घंटे में आती दिखी बाजार में, वो अब भी बरकरार है। हालांकि उतार चढ़ाव है बरकरार, लेकिन कहीं कोई रुकने थकने के संकेत है नहीं। तो आखिरी 1.5 घंटे में क्या हम मजबूती बरकरार रख पाएंगे, ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी एंड पर बंद होंगे या फिसलेंगे, और क्या होगा कल का ट्रेडिंग सेशन वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के लिहाज से, इस पर रहेगा फोकस। तो स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 33,000 के पार आपको निफ्टी बैंक दिखेगा, 14,850 के करीब निफ्टी। जबरदस्त एक्शन है बाजार में। सर बताएं, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है? जी, बड़ी बात यही कि आरबीआई ने ब्याज दरों में स्थिरता रखी जैसा कि उम्मीद थी, और कमेंट्री जो गवर्नर साहब की वो बेहद शानदार, और यही वजह कि आज सुबह से बैंक निफ्टी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद बाजार में तेजी और बढ़ती हुई दिखी है। निफ्टी 14,800 के ऊपर निकला, इनफैक्ट 14,900 की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश निफ्टी ने की है। तो अच्छे संकेत बाजार में पॉलिसी के बाद आते हुए दिखे हैं। बैंक निफ्टी भी 33,000 के पार निकल कर टिका है, अब भी बरकरार है। और निफ्टी बैंक में 400 अंकों की अच्छी खरीदारी आती दिखी है। एसबीआई, आईसीआईसीआई, इंडसइंड 1.5 से 2.5% मजबूत है। सभी सेक्टर हरे निशान में, ये एक अच्छी बात है बाजार की। और पीएसयू बैंकों का इंडेक्स 2% मजबूत आपको नजर आएगा। डाउ फ्यूचर्स सपाट है, ना ऊपर ना नीचे, न्यूट्रल संकेतों में डाउ फ्यूचर्स भी। लेकिन यूरोप आज अच्छी मजबूती दिखाता हुआ 1% की तेजी के साथ। यह है अब तक की बाजार की बड़ी बातें। दीप बिल्कुल सर, तो इसी पर शुरुआत करते हैं। यूरोप से अच्छे संकेत हैं, बाकी ग्लोबल क्यूज तो थोड़े सुस्ती हैं, पर आज हमारे बाजारों में जो जबरदस्त एक्शन है, ऐसा क्या था आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री में सर जो बाजार में इतनी बड़ी तेजी आई? या फिर ये सिचुएशन है कि इतने हल्के थे कि यहां से तो ऊपर ही जाना था? एग्जैक्टली, दूसरा पॉइंट सही है दीप। हल्के बाजार थे, और इस हल्के बाजार में आपके लिए ऊपर जाने के मौके ज्यादा नजर आते हैं। ये एक बड़ा संकेत बाजार ने लिया है। और देखिए, आप एक चीज, आप हम सुबह से बात कर रहे थे, पिछले 2-3 दिनों में हम लगातार ये कह रहे हैं कि आपको तेजी करनी है, निफ्टी में करिए, मंदी करनी है बैंक निफ्टी में करिए। और आज इसी बात पर सबसे ज्यादा फोकस था कि आज वो ट्रेड नहीं है, आज ये काम मत करिएगा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की लीडरशिप भी आ सकती है। और वही होता हुआ दिखा। देखिए, 0.25% के आसपास की बैंक निफ्टी की तेजी है, निफ्टी की 1% की तेजी के मुकाबले में। तो बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस कम करने के लिए आज से बढ़िया दिन हो नहीं सकता था। और बैंक निफ्टी ने आज के दिन शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी और लीडरशिप लेने की जो कोशिश की है, वो काबिल तारीफ है। 33,000 इस पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर बंद होता है, एक अच्छी राहत देने वाली क्लोजिंग मानी जाएगी। लेकिन 33,300 के ऊपर बंद हो गया तो ये समझ लीजिए कि जो आज आपने 32,150 के आसपास का लो बनाया, वहां पर करेक्शन पूरा करके बैंक निफ्टी पहले 34,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी में, ये संकेत आपको आता हुआ दिखेगा। तो बेहद इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बैंक निफ्टी में होते हुए दिख रहे हैं। उस लिहाज से आखिरी 1.5 घंटा बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा। डेटा मेरे तैयार होते हुए दिख रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा भी कि कल की एक्सपायरी के लिहाज से कैसे ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस वक्त 33,000 के अहम आंकड़े पर जहां तक निफ्टी का सवाल है, यहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। वो ये कि 2 दिन पहले आपने निफ्टी में हाई बनाया था 14,883 का, आज से ठीक 3 ट्रेडिंग सेशन पहले। वहीं पर आज आप फिर से हाई बनाते दिख रहे हैं 14,880 का। 14,883 का हाई बनाकर आपने एक करेक्शन देखा 14,460 के आसपास का, यानी कि लगभग 400 पॉइंट का। और वो 400 पॉइंट की भरपाई आपने 2.5 ट्रेडिंग सेशन में ही वापस से कर डाली। ये बाजार की वापस से ताकत भी है। जबकि एफआईज के आंकड़े आपके लिए खराब आते हुए दिखे हैं, कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखे हैं, उसके बावजूद तो पूरी तरह से रेंज बाउंड मार्केट है। और इस रेंज बाउंड मार्केट में हम लगातार यही करें कि आपको जिस तरह से, जिस तरफ, जिस स्टॉक में, जिस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, हर तरह के मौके। तो मेरा ये समझना है कि इस लिहाज से आप बने रहें, डटे रहें। ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर थोड़ी बहुत जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी करिए जरूर। स्टॉक स्पेसिफिक तेजी में रहिए। इंडेक्स में हायर रेंज है और वापस से आपको खरीदारी और बिकवाली दोनों के मौके इस बाजार में मिलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मार्केट है। देखते हैं, आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत वाली है। दीप। बिल्कुल सर, आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का मार्केट भी बढ़िया रहा है। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन सबसे एक्टिव इस समय बाजार के लिए। और आज सुबह ही जब हम अनिल सर से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी था कि थोड़ा और अगर डिप आता है तो परफेक्ट खरीदारी के लेवल्स होंगे। बैंक निफ्टी पर स्पेशली आपको सलाह दी गई थी कि 32,200 32,300 के करीब आपको अच्छे खरीदारी के मौके मिलेंगे। और बिल्कुल देखिए, वहां से शानदार रिकवरी अब 33,000 के ऊपर। एक बार देख लेते हैं सुबह बैंक निफ्टी और मार्केट्स पर क्या चर्चा की गई थी। एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो इंतजार कीजिए, फिर आप 32,000 के आसपास आने दें, वहां खरीदिए, वहां जरूर खरीदना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में आप रुक कर खरीद लें, कोई चिंता नहीं। आज के लिए ना जो ट्रिक है
वो पॉलिसी की है। 31,850 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 32,425, 32,500, 32,575, 32,600, 32,875 और 32,975, 850 और 975 ये सारे टारगेट हैं जो आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकते हैं। देखिए सारे के सारे टारगेट्स जो अनिल जी ने सुबह कहे थे बैंक निफ्टी पर, ढेर सारे आपको टारगेट्स दिए गए थे, 6 टारगेट्स दिए थे, 6 के 6 टारगेट्स हिट हुए हैं और अब 33,000 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। आने वाला 1.5 घंटा काफी एक्साइटिंग होगा। ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है और हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल्स भी तैयार हैं। सबसे पहले चलते हैं वागले साहब के पास, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। मुझे आईटी स्पेस में स्ट्रेंथ दिखती है। मैंने चूज किया है माइंड ट्री, जो मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेगा। 2162 2163 के करंट भाव से बाय करे। आपका स्टॉप लॉस 2145 का होगा। एक 20 रुपए की 1% वाली रिस्क होगी। मुझे लगता है ये 2220 2230 तक कल के दिन में जाना चाहिए। ओके, 2220 2230 के टारगेट्स के लिए माइंड ट्री पर रखे नजर। अभी अभी एक्टिविटी बढ़ी है इस काउंटर में, तेजी पकड़ते हुए दिख रहा है। अब चलते हैं सचिन जी के पास, बिगुल बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून सर। देखिए यहाँ पर 21 दिनों की बिकवाली के बाद कहीं जाकर एक रिलीफ रैली नजर आ रही है। स्टॉक का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। 2900 के आसपास इसने एक अच्छा बेस बनाया था कल के सत्र में। वहाँ पर एक काइंड ऑफ अ डोजी फॉर्मेशन बनी थी और उसके ऊपर की प्राइस एक्शन अच्छी तरह मेंटेन्ड है आज के सत्र में। तो मुझे लग रहा है ये जो प्राइस इवॉल्व हो रही है, एक बुलिश मोमेंटम इवॉल्व हो रहा है, वो लगभग अराउंड 3025 से लेके 3080 तक एक्सटेंड होना चाहिए। सो खरीदारी करनी है हीरो मोटोकॉर्प में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2905 के आसपास। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प पर कन्विक्शन आ रहा है सचिन जी का। खरीदारी करके चलिए इस काउंटर पर। 3000 के पार जाने की तैयारी में हीरो मोटो इस समय दिख रहा है। आइए देखते हैं जय क्या रेकमेंड कर रहे हैं। बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, एक कैश सेगमेंट का एक स्टॉक है। काफी गिरावट के बाद इसमें एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। इंडिया बुल रियल एस्टेट 85.80 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 85.75 85.80 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसको लेना चाहिए। इसके जो टारगेट्स ऊपर में बन रहे दीपांशु, वो है 93 फर्स्ट टारगेट, 96 सेकंड टारगेट। 93 एंड 96 ये दो टारगेट्स के लिए आईबी रियल एस्टेट को खरीदना है। स्टॉप लॉस रहेगा 82.90 का। रीजन ये है कि स्टॉक में क्लियरली एक इंपल्सिव फॉल देखने मिल रहा है और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दी अपसाइड। मिनिमम 38% भी अगर रिट्रेसमेंट कर जाता है ये स्टॉक, तो 96 के हमारे जो टारगेट है वो अचीव हो जाएंगे। इनफैक्ट जो हिसाब से इसके शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स में क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ एक बाय क्रॉसओवर देखने मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में डेफिनेटली पूरा चांस है कि हमें एक बाउंस बैक देखने मिले बेस्ड ऑन दिस डाइवर्जेंस एज वेल एज जो एक इंपल्सिव फॉल है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो 96 लगभग 10 रुपए ऊपर होता है और 83 लगभग 82.90 लगभग 3 रुपए नीचे। तो 1:3 से भी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड है। ओके, तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। खरीदारी करें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के। तो स्टार्टिंग में ही 3 बाय कॉल्स आपके लिए, माइंड ट्री, हीरो मोटो, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। कुछ और बढ़िया बाय कॉल्स भी लेंगे। ढेरों स्टॉक्स भी हैं फोकस में और कुछ अहम इवेंट्स भी हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। मानसी वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। कैबिनेट के फैसलों पर प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होने जा रही है, इस पर नजर है ही। साथ ही यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स जो जारी होंगे उस पर भी फोकस है। इसके अलावा आज क्लोजिंग के साथ ही वेदांता ओपन ऑफर बंद हो जाएगा। यूको बैंक सरकार को 2600 करोड़ के प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक कर रही है कंपनी, इस पर नजर रहेगी। कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में मैग्मा फिनकॉर्प पर फोकस रखेगा। 8 से 26 अप्रैल तक ओपन ऑफर खुलेगा। दाम इसके 70 रुपए प्रति शेयर तय किए गए
गए हैं। साथ ही सुप्रजीत इंजीनियरिंग 8 से 26 अप्रैल तक शेयर बायबैक खुलेगा। इसके दाम 320 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। जीएचसीएल टेक्सटाइल के डीमर्जर को लेकर शेयर धारकों की एक बैठक होने वाली है। ब्रिटानिया 62 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी कल। वहीं आरवीएनएल 1 रुपए और 14 पैसे प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है। निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स 6 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है। साथ ही कोरोना पर कल प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक शाम 6:30 बजे होने वाली है। इस पर भी फोकस रहेगा। और अंत में शुक्रवार के ट्रिगर्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स का आईपीओ जो कि आज खुला है, ये शुक्रवार 9 तारीख को बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 483 से 486 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आरवीएनएल 1 रुपए और 14 पैसे प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी। अंबुजा सीमेंट की एजीएम भी शुक्रवार के दिन होने जा रही है। वहीं चेन्नई में आईपीएल 2021 की शुरुआत 9 अप्रैल से हो जाएगी और भारत और चीन के बीच 11वें दौर की सैन्य वार्ता होने की संभावना है 9 अप्रैल के दिन, तो इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, तो ढेरों खबरें हैं, ढेरों इवेंट्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी जान लेते हैं वरुण के साथ। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आज फोकस में। देखिए, सबसे पहले तो दीप, हमने जो आपको खबर दी थी कि सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल्स और जो एसीज एलईडीज है उनके ऊपर जो पीएलआई स्कीम है उसका अप्रूवल मिलने वाला है और उसका अप्रूवल मिल चुका है। तो इसके चलते काफ़ी सारे काउंटर्स हैं जैसे कि भेल, टाटा पावर, अडानी एंटरप्राइजेस जो कि सोलर मॉड्यूल्स में काम करते हैं। इसके अलावा अंबर एंटरप्राइजेस जो एसी में काम करते हैं, वोल्टास, हेवल जैसे काउंटर जो है आपके रडार पर रहने चाहिए। यहाँ पे अच्छा खासा एक्शन आज देखने भी मिल रहा है। टाइटन, इस कंपनी ने अपने Q4 का अपडेट दिया और काफ़ी बेहतर अपडेट है क्योंकि इनका कहना है कि रेवेन्यू ग्रोथ 60% की रही है और ज्वेलरी सेगमेंट में जनवरी और मार्च में काफ़ी बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिली और बाकी जो सेक्टर्स है वॉचेस और आई गियर के, वहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। टाटा मोटर्स, मार्च में यूके में जैगुआर की जो बिक्री है उसमें 9% की कमी आई है और यूके के लैंड रोवर की जो बिक्री है उसमें करीब 22% के आसपास की गिरावट हुई है। भारतीय एयरटेल के ऊपर नजर रखिए क्योंकि भारतीय एंटरप्राइजेस ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक जेवी की है। इसमें डिक्सन का जो हिस्सा होगा वो करीब 74% होगा और भारतीय एंटरप्राइजेस का जो हिस्सा होगा 26% होगा। टाटा पावर, इन्होंने मॉड्यूल्स और सेल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है अपनी उसको दोगुनी कर लिया है। अब 1100 मेगावाट्स के आसपास की इनकी क्षमता है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक Q4 का अपडेट दिया है जहाँ पे ग्रॉस एडवांसेस में 16% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है YoY। वहीं कंपनी की जो बाकी कारोबार है वहाँ भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। रेलटेल, इस कंपनी को करीब 34 करोड़ 37 लाख के आसपास का एक ऑर्डर मिला है। कैडिला, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, जुबिलेंट फार्मोवा, यहाँ पे भी नजर होनी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है कि रेमडेसिविर जो है उसकी कीमतों को 1100 से 1400 रुपए प्रति डोज पे कैप करेंगे, बढ़ाएंगे, कैप करेंगे। अभी तक ये बढ़ी हुई थी, करीब दिसंबर में जो आया था अपडेट पिछला, तब करीब 2600 के आसपास थी। तो अब इसको कम करने की बात की जा रही है, तो कैप करेंगे 1100 से 1400 रुपए के आसपास। इसके अलावा अडानी पावर, यहाँ 19 लाख शेयर के बड़े सौदे हुए। सबसे आखिरी में वेदांता, ओपन ऑफर चल रहा है, करीब 38.88% अब तक भरा है। रेमडेसिविर मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, आसानी से मिल नहीं रही है, नहीं मिल रही है बहुत जगह। हाँ, बंसल जी, आपके वहाँ भी यही हाल है दिल्ली में? अनिल जी, दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल हो गया है अब तो, मतलब कि काफी बुरा हाल है अनिल जी दिल्ली का। ओहो, चलिए जल्दी स्थिति सामान्य हो, बेहतर हो, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, एक बार जल्दी से आगे बढ़े। उससे पहले आशु सर से बाजार पर व्यू और उनकी स्ट्रेटेजी या कोई स्प्रेड है तो पूछ लेते हैं। आशु सर, बाजार पर व्यू। अनिल जी, बाजार स्टेबल टू पॉजिटिव है। ये जो ऊपर की उथल पुथल है वो तो ऑब्वियसली जब शॉर्ट कवरिंग आती है, एक मूवमेंट आती है उसके है। तो अनिल जी, कल के लिए एक स्प्रेड है और 2-3 अपडेट्स भी हैं। एक तो अनिल जी, सुबह हमने 2 स्टॉक्स दिए थे, एक SBI और एक DLF। SBI में तो एक बहुत अच्छी मूव आई है और मुझे लगता है कि आगे पीछे करके अब ये इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट होएगा और फिर अगले पड़ाव को जाएगा। और नॉट जस्ट SBI, PSU बैंक्स में ही लगता है कि अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी के बाद ट्रैक्शन बनेगा। और DLF में अनिल जी ज्यादा चाल नहीं आएगा, लेकिन इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। आज या कल के अंदर आप DLF में भी वो मूव देखेंगे जो हमने बाकी बैंक्स के अंदर देखी, तो DLF भी बढ़ सकता है। तीसरा अनिल जी, मंडे को स्प्रेड दिया था 14,600, 14,800, 1:2, 10 रुपए पे। अनिल जी, उसमें क्लीन 70 रुपए का प्रॉफिट है इस वक्त। आप कल की भी वेट करने की जरूरत नहीं है, आज आराम से बुक कर सकते हैं अनिल जी। 2 दिन के अंदर अगर 10 रुपए लगा के उस पर 60 रुपए मिलते हैं, 70 रुपए मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। सिर्फ आपका मार्जिन लगा है और कोई टेंशन नहीं थी अनिल जी उथल पुथल की। चौथी चीज अनिल जी, कल की एक्सपायरी के लिए एक स्प्रेड है जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूं। वो है अनिल जी, कल की एक्सपायरी की 14,800 की एक कॉल लेनी है और 14,900 की 2 कॉल्स बेचनी है।
फिर रिपीट कर रहा हूँ अनिल जी, 14,800 की एक कॉल लेनी है, 14,900 की 2 कॉल्स बेचनी है। इसकी अनिल जी जो कॉस्ट है वो आपकी लगेगी सिर्फ 8 से 10 रुपए, जो कॉस्ट आएगी सिर्फ 10 रुपए। अगेन अनिल जी 14,810 पे आपका सौदा खड़ा हो गया। पिछला स्प्रेड भी जो बनाया था 15,000 तक सेफ था, वो 4 दिन के लिए था। ये भी कल 15,000 तक सेफ है, ये भी सिर्फ 1.5 दिन के लिए है, सवा दिन के लिए रादर, अभी का 1.5 घंटा और कल का। और मुझे लगता है अनिल जी ये 14,900 के करीब अगर मार्केट जाता है, जिसके चांसेस अभी भी बने हुए हैं, तो अनिल जी फिर इसमें जैकपॉट लग जाएगा। 10 रुपए लगा के 40-50 रुपए का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। और नीचे में अनिल जी बिल्कुल शांति का ट्रेड है। कल रात को डाउन, आज रात को डाउन नैस्डैक में कुछ ऊंच नीच हो जाए, कोई कोविड के केसेस बढ़ के आ जाए, सुबह गैप डाउन खुल जाए, वर्स्ट केस में 10 रुपए जाएंगे अनिल जी। वो भी आपको मैंने कितनी बार कहा 10 रुपए कभी नहीं जाते, वो 10-15 रुपए वापस आ जाते हैं। तो अनिल जी ये 3 अपडेट थे। और चौथा अपडेट अनिल जी भारती का, परसों मैंने प्रीएम्प्ट किया था, वो मेरी प्रियम्पशन को कुणाल जी हमेशा प्रिवेंशन करते हैं, तो मैं वो जो कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैं बोलता हूं कि प्रियम्पशन इज बेटर देन प्रियम्पशन। तो भारती में भी उनका 540 का भी टारगेट जो कह रहे थे उसके ऊपर का ब्रेकआउट है, तो होपफुली वो भी आ गया है। बट हमने अनिल जी 529-30 में ले रखा है, तो मुझे लगता है किसी को भी अगर लिया हुआ है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से चलाते रहे भारती को। ओके तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा अपडेट। डीएलएफ खरीदने की राय है, भारतीय एयरटेल में स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें, खरीद कर चलते रहें, और 10 रुपए के स्प्रेड में 60 रुपए का मुनाफा वाकई में काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और अब भी निफ्टी में 14,800 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय, 14,900 के 2 कॉल ऑप्शन बेच दें, ये राय है आशीष सर की तरफ से आती हुई। तो शानदार स्ट्रेटेजी आपके लिए स्प्रेड के तौर पर आती हुई दिख रही है। देखने में ऐसा लगता है 8-10 रुपये लग रहे क्या मिलेगा, लेकिन 8-10 रुपये अगर 50-60 रुपये हो जाए तो फिर आपको समझना चाहिए बहुत कुछ मिल गया, इतने कम रिस्क के साथ आपको मौका मिल रहा है। आइए कई सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, उन पर फोकस कर लिया जाए। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में हैं ही, और उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन सारे जुड़ ही चुके हैं। ओके तो पहले स्टॉक्स के लिहाज से ज़रा एक बार फोकस कर लिया जाए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मेरे ख्याल से आज जाते जाते सुमित जी ने सुबह वाले शो में रिकमेंड किया था, किसी ने तो किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जय ने किया था, जय आप ही ने किया था रिकमेंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मजबूती के साथ 56 के पार। जरा इस पर अपडेट दीजिए एक बार। बिल्कुल अनिल जी इसका कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया था 57 के स्ट्राइक का, सॉरी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये पॉजिटिव टेरिटरी में आज ट्रेड कर रहा है, और जो हिसाब से क्लियरली एक फॉलिंग वेज पैटर्न में से ब्रेक आउट दिया है ये स्टॉक ने, अनिल जी मुझे पूरा लग रहा है चांसेस काफी अच्छे हैं कि ये स्टॉक में हमें 59 से लेकर 62 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे इमीडिएट बेसिस पर। नीचे की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है 54-53 के रेंज जो है वो बहुत ही अहम सपोर्ट बन चुका है। अब जब तक वो लेवल्स होल्ड करेंगे 60 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ओके तो यह है आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्यूआईपी खत्म हो चुकी है, और इसके बाद से अब हम स्टॉक पर थोड़ा एक्शन बढ़िया बनते हुए देख रहे हैं। पर एक स्पेस जहां पर जबरदस्त एक्शन है, सचिन जी ने इन स्टॉक्स के बारे में बात करी थी, अनिल जी को भी ये स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स ने भी चर्चा करी है। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड स्टॉक्स, वहां पर बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है, लगातार 2-3 दिनों से जबरदस्त तेजी है। क्या चल रहा है इस स्पेस में, आइए जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष बताइए, इस स्पेस में इतना क्या एक्साइटमेंट है कि स्टॉक्स पर इतनी बड़ी तेजी आ रही है? दीपांशु, जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। साल की शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 93% का रिटर्न दिया है, और करीब एक साल में देखें तो 257 से लेकर 300% तक के रिटर्न्स दिए हैं ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स और एचईजी ने। जबरदस्त उछाल यहाँ पर है। इसके पीछे का कारण यानी कि जो स्टील सेक्टर में एक बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से एक बुल रन की शुरुआत हो रही है स्टील सेक्टर में, इसका सीधा फायदा जो है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनीज को होगा। मैं आपको बता दूं कि ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिक फर्नेस के माध्यम से स्टील उत्पादन में किया जाता है, और इससे पहले हमने देखा था 2018 के आसपास जब ग्लोबली ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की शॉर्टेज हुई थी, तब एकाएक ये स्टॉक जो है 5 से 8 गुना तक भाग गए थे। बढ़िया उछाल इन स्टॉक्स में देखने को मिला था। वहां से फिर एक थोड़ी सी चिंता की बात हुई कि स्टील की जो मांग है वो घट गई थी, और जो कंपनीज है स्टील कंपनीज, इनके पास ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का जो भंडार था, इन्वेंट्री थी, वो लगातार बढ़ती गई थी। इसके बाद हमने देखा था कि इन स्टॉक्स में गिरावट आई, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो पूरा सिनेरियो है इनके फेवर में जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जो चौथी तिमाही के जो उत्पादन आंकड़े कंपनीज ने रिपोर्ट किए हैं वो अपने आप में बेहद उत्साहजनक है। आप किसी भी कंपनी के आंकड़े देख लीजिए, सेल, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील बीएसएल,
JSPL, सभी के उत्पादन और बिक्री में एक बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा है। तिमाही दर तिमाही भी ग्रोथ है, साल दर साल भी ग्रोथ है। और पिछले क्वार्टर जब हमने HEG के मैनेजमेंट से बात की थी तब उन्होंने पहले ही बता दिया था हमें कि जिस तरीके से कंपनीज की मांग बढ़ रही है, स्टील कंपनीज, और जो एक ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की डीस्टॉकिंग की बात की जा रही है, वो उसका फायदा देखने को मिलेगा। और चौथी तिमाही से ही अगर आप देखें तो पूरे सेंटीमेंट में बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है। देखिए, ऑपरेशनली एक और अच्छी खबर ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स कंपनी के लिए ये भी है कि इनका जो अहम रॉ मटेरियल होता है नीडल कोक, इसकी कीमतें पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो स्थिर है। लेकिन खास बात यह है कि मार्च के महीने में कंपनीज ने लगभग 15% तक जो है अपनी कीमतें बढ़ाई हैं। चाइना से भी जो सेंटिमेंट्स हैं इनके फेवर में जाते हुए दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले जैसा कि आपको बताया था कि वहां पर क्योंकि प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो सरकार ने कंपनी से कहा कि आप अपना जो एमिशन है इसे 30 से 50% तक काटिए। तो ये भी अगर आप देखें तो फेवर में जा रहा है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स के, और स्टील की मांग तो बेहद मजबूत है, जिसके चलते आप देखिए अच्छी खासी तेजी है। लेकिन अगर स्टील सेक्टर में तेजी इंटैक्ट रहती है तो हो सकता है कि ये तेजी फर्दर एक्सटेंड हो। बिल्कुल, तो बढ़िया तेजी है और फर्दर एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। HEG ग्राफाइट, सचिन जी आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करे थे, क्या चल रहा है इसमें? बैक टू बैक 20% का उछाल आते हुए दिख रहा है। अब यहां से क्या चाल रहेगी इन स्टॉक्स की? जी दीपांशु, इनफैक्ट जो प्राइस एक्सपेक्टेशन थी उसको तो उसने आउट पार कर दिया है। जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है मोमेंटम काफ़ी तेज़ है। रिवॉर्ड टू रिस्क हेल्दी नहीं होगा, बट अगर किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली उनको होल्ड करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन हो जाता है तो एक हेल्दी साइन होंगे, वापस एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट जिस तरीके से आशीष ने पूरा विश्लेषण किया है, मैं भी इसी बात से सहमत हूँ कि कहीं जाकर इन सारे स्टॉक्स में एक बड़ा टर्न अराउंड हुआ है। जहाँ तक मुझे प्रोबेबल टारगेट्स नजर आ रहे हैं ऑन द लॉन्ग टर्म, लगभग अराउंड 3200 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं HEG इस पर्टिकुलर काउंटर में। सो ओवरऑल मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रांग है, डिलीवरी बेस बाइंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। बट दिक्कत यही है कि स्टॉप लॉस काफ़ी लंबा होगा फ्रेश ट्रेड्स के लिए। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो डेफिनेटली 1900 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करने चाहिए। एंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर मोटा मोटी एक 3200 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। ओके, तो बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। यहां से भी जबरदस्त तेजी पकड़ सकते हैं और काफी बड़े टारगेट्स की बात हो रही है, और ढेरों फंडामेंटल ट्रिगर्स भी हैं जो इन स्टॉक्स को और आगे ले जा सकते हैं। आइए नजर रखेंगे इन काउंटर्स पर एक कॉल जय दे रहे हैं, उनके पास चलते हैं। बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, बजाज ऑटो में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अच्छी तेजी दिखने मिल सकती है। इसका 3700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना चाहिए। ये करीब अभी आपको मिलेगा 105 106 के आसपास, ये रेंज में आप खरीद 105 106 के रेंज में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बजाज ऑटो में एक बहुत ही अच्छी अपसाइड यहाँ से देखने मिल सकती है। लगभग 38 से लेकर 3830 तक के लेवल्स हमें स्पॉट में देखने मिलेंगे, और यही जो ऑप्शन है 105 वाला, वो लगभग हमें ऑन दी अपसाइड 150 एंड 170 ये दो लेवल्स दिखा सकता है। 150 और 170 ये दो लेवल्स के लिए इसको खरीदना है। स्टॉप लॉस नीचे में रखना है 79 का। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें तो बहुत ही बढ़िया बन रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल बजाज ऑटो में यहाँ से क्लियर शॉर्ट कवरिंग मुझे ऐसा लग रहा है देखने मिलेगी। काफी ओवर सोल्ड भी हो चुका है, और मुझे कुछ ना कुछ इधर शॉर्ट्स कटते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि और शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिलेगी, जिसके कारण ये स्टॉक 38 से लेकर 3830 तक के लेवल स्पॉट में दिखाएगा। ओके, तो 3830 के लेवल्स बजाज ऑटो में स्पॉट पर आ सकते हैं। फिलहाल 3700 की कॉल खरीदें 105 के लेवल्स पर, 150 और 170 के टारगेट्स के लिए। एक बिगुल सचित जी के लिए BTSTT। बताएं सचित जी। दीपांशु, जो दूसरी स्पेस है जो काफ़ी अच्छी तरह एक ट्रेंडिंग मोड में है वो है IT, एंड वहाँ से मुझे लग रहा है कोफोर्ज एक ट्रेडर फेवरेट है, और वहाँ पर भी कल के सेशन के ऊपर प्राइस एक्शन अच्छी तरह ट्रेंड हो रही है। तो जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 3085 का मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रहा हूँ फ्यूचर्स में। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 3185 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए, बट पोजिशनली अराउंड 3260 की एक्सपेक्टेशन होगी। तो खरीदारी करनी है
कोफोर्ज इस पर्टिकुलर काउंटर में लक्ष्य में एक ही दूंगा एक्चुअली 3260 का, एंड 3085 का होगा स्टॉप लॉस। ओके, 3085 का टारगेट, सॉरी स्टॉप लॉस, और 3260 यहां से 100 रुपए से ज्यादा की तेजी कोफोर्ज में आती हुई दिख रही है। मिड कैप आईटी पर नजर रखें। अभी वागले साहब ने भी माइंट्री पर खरीदारी की राय दी थी। वागले साहब, माइंट्री तो मूव कर ही रहा है, पर आपकी सुबह की रिकमेंडेशन सर विनती ऑर्गेनिक्स जाते जाते जो दी थी, पहला टारगेट आते हुए दिख रहा है 1540, एग्जैक्टली उसी लेवल का हाई बनाया है काउंटर ने। बताएं सर, विनती ऑर्गेनिक्स बड़ी तेजी आ गई है, यहां से अब अगले लेवल्स क्या हैं जो ध्यान में रखने चाहिए? दीपांशु, अभी फ्रेश एंट्री का तो सवाल नहीं है। मॉर्निंग में जिन्होंने लिया है अभी उनका स्टॉप लॉस 1540 1545 होगा और 1630 तक की अपसाइड के लिए वेट करें। ओके, तो 1630, बल्कि अब तो वागले साहब के टारगेट के भी काफी ऊपर है। दूसरा टारगेट भी वागले साहब का हिट हुआ, 1600 के लेवल्स पर अब आते हुए दिख रहा है। अभी अभी एक और बड़ा स्पाइक विनती ऑर्गेनिक्स पर आ रहा है 1600 के पार जाने की तैयारी में। तो अगर लिया हुआ है तो 1630 का टारगेट भी आप ध्यान में रख सकते हैं इस काउंटर के लिए, ये राय बनती हुई दिख रही है। तो सर, जबरदस्त एक्शन और कई सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं, टारगेट्स भी आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो विनती ऑर्गेनिक्स ये है स्टॉक जो सिद्धार्थ जी के पसंद का शेयर जो आज वागले साहब ने भी सुबह रिकमेंड किया है। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जो बेहतरीन एक्शन में दिख रहे हैं आज के सेशन में और बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड भी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उन पर बात करें आगे बढ़े उससे पहले एक सेठी साहब के लिए बिल्कुल बजा दें। सेठी साहब के लिए टाइम तो है 3-4 मिनट का, लेकिन शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए और सेठी साहब जुड़ भी चुके हैं समय से पहले, और समय से पहले जुड़े। इसका मतलब ये है कि सेठी साहब के पास कॉल भी दमदार होंगे, बाजार का मूड माहौल भी ठीक है, तो सेठी साहब ने सोचा है कि पहले ही जुड़ जाऊं, और हम भी सोचे फिर पहले जुड़ गए तो पहले ही ले लेते हैं। बिल्कुल बनाए सेठी साहब, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, शॉर्ट टर्म पिक आज की देने के पहले एक दो स्टॉक की चर्चा करना चाहूंगा जो कल परसों में रिकमेंड किए हैं। एक तो अनिल जी आपको याद होगा, परसों मेथन एलॉयज मैंने रिकमेंड करा था 605 610 के लेवल पे। यस, 640 के मेरे टारगेट थे, आज 698 के भाव ऊपर में हुए हैं, अभी भी 685-90 के आसपास टारगेट छोटे क्यों दिए तेजी बनी है। फिर टारगेट थोड़े बड़े देते हैं। अनिल जी, ये तो बोलना बहुत मुश्किल है। शॉर्ट टर्म पिक होती है तो 605 वाला 640 वो भी अच्छा ही था 5-7%, बट अब पता नहीं अब लेकिन मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हमारे जो टारगेट होते हैं ना, वो जो 608 दिए तो 608 पे आके वहीं पे वापस नीचे आ जाएगा, या 640 दिया तो 639-40। सेठी साहब कैसा है, 608 दिया तो 628 हो जाएगा, 640 दिया तो 660 हो जाएगा। तो इनके टारगेट हमेशा जो देते हैं उसके और बहुत ऊपर, तो मतलब आराम से, ऐसे कोई हड़बड़ी नहीं। मतलब किसी ने खरीदा और भूल गया कि अरे सेठी साहब ने दिलाया था, टारगेट पे रखा नहीं, तो कई बार जो भूल जाता है उसके शायद ज़्यादा ऊपर के दाम मिलते होंगे। तो सेठी साहब बढ़िया यही क्रम बरकरार रखे, जिसको कहते हैं ना वो इन्फोसिस की तरह, गाइडेंस कम और परफॉर्मेंस ज़्यादा। बताएं सर, आज कौन सा स्टॉक है? और वैसा ही अनिल जी दूसरा स्टॉक था लॉरस लैब्स, जो कि मैंने और भी 2-3 जनों ने सोमवार की सुबह मैंने एसपीएल मिड कैप में शॉर्ट टर्म पिक के रूप में दिया था। बहुत ही अच्छा किया है, 370 के लेवल पे रिकमेंड किया, 390 का टारगेट था, अभी 420 का भाव है। बाकी अनिल जी आज की जो दो कॉल है, एक है कैश मार्केट का स्टॉक और एक है एफ&ओ का स्टॉक। जो कैश मार्केट का स्टॉक है अनिल जी, एक बहुत ही दमदार कंपनी है, कंपनी का नाम है सुमितोमो केमिकल्स। ओके, ये एक केमिकल्स, एग्री केमिकल्स के स्पेस वाली कंपनी है, बहुत ही अच्छा पेरेंटेज है। जापान की कंपनी सुमितोमो केमिकल्स इसकी पेरेंट है, और एक्सेल क्रॉप केयर करके जो कंपनी होती थी उसको इसमें मर्ज कर दिया गया है। एग्री केमिकल्स एग्री इनपुट्स के स्पेस की एक लीडिंग कंपनी है। भारत में एग्री इनपुट्स के कारोबार में इसका 11% हिस्सेदारी है। ये स्टॉक अभी 288-89 के लेवल पे ट्रेड होता है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% का, डेट इक्विटी 0 है, 0 डेट कंपनी, और मैं बहुत ही दमदार ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले साल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आई वुड रिकमेंड अ बाई एट द करंट लेवल्स, और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी 305 के टारगेट और 280 का स्टॉप लॉस रखना है। आज के टारगेट 280 का स्टॉप लॉस। सुमितोमो केमिकल कंपनियों में भी क्रांति चली रही है, और इस क्रांति में ये शांति से बैठने वाला है नहीं सुमितोमो केमिकल्स। और आपके साथ साथ कुणाल जी को कई बार पसंद आया यार, कुणाल जी के शायद पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए जहां तक मुझे याद। कुणाल जी पढ़ा है अभी भी?
अनिल जी अभी भी पड़ा है, और अनिल जी बहुत अरसे से पड़ा है। और अभी जो सेठी साहब कह रहे थे कि इस कंपनी का नाम पहले एक्सेल क्रॉप केयर होता था, अनिल जी उस जमाने से मेरे पास है। और फिर अनिल जी ये काफी 6 महीने के लिए डिलिस्टेड रहा, वापस रिलिस्ट हुआ, उसके बाद भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अनिल जी पूरी तरह तन मन धन के साथ सपोर्ट है सेठी साहब के लिए। आप कम बेचते हैं, आप तो बेचते ही नहीं है, और उल्टा और खरीदने में फोकस देता है। तो सुमिटोमो केमिकल से जल्दी से बेचेंगे। कभी हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही देते हैं आप? मतलब देते हैं, तो पहले तो लगता ही नहीं था, अब लगने लगा है ना कुणाल जी? अनिल जी देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे स्टॉक्स अनिल जी 2018 के जनवरी के लेवल्स के नीचे ही चल रहे हैं। जो स्टॉक अनिल जी ऊपर चल रहे हैं उनमें तक अभी तक प्रॉफिट बुक किया नहीं है, तो अनिल जी इसलिए टैक्स से बचे हुए अभी तक। अरे वाह, चलिए भगवान करे आपके बहुत टैक्स लगे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगे, इतना ज़्यादा लगे कि आप सोचो कि मतलब मैं क्या करूँ इसका। ये शुभकामना है इसको, मतलब आप ऐसा मत सोचो, मतलब भाई टैक्स तो तभी दोगे ना जब बहुत सारा कमाओगे। आशु सर सही है कि नहीं बताइए? बिल्कुल सही है अनिल जी। और ये बात अनिल जी पिछले कई सालों से मैं अपने क्लाइंट से भी बात करता रहता हूँ, और वो ना कभी कभी ये बोलते हैं कि नहीं टैक्स लग जाएगा। अरे कमाएंगे तो टैक्स लगेगा ना। मैं तो कह रहा हूँ विश करते रहना चाहिए कि टैक्स देना पड़े। टैक्स से क्या प्रॉब्लम है? 100 रुपए कमाएंगे तो 35 रुपए दे भी देंगे, तो उसमें क्या फर्क है? हम तो कहते हैं कि हमारे को 35 करके करोड़ों देने पड़ जाएं, क्या फर्क पड़ता है? एब्सोल्युटली। आप तो सुपर रिच टैक्स वाली कैटेगरी में रहे, और उसके बाद मैं तो चाहता हूँ एक और बड़ी कैटेगरी 50-60% वाली टैक्स की बने। कुणाल जी आप उसमें पहुंचे, मतलब हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बिल्कुल तो आप ज्यादा से ज्यादा कमाए, ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरे। मुझे कोई परहेज नहीं है अनिल जी टैक्स देने से। बहुत ही बढ़िया है जी 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 आशीष जी। अनिल जी मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, लेकिन जितना मैं टैक्स के मतलब फेवर में हूं, उतना ही अनिल जी एक पेन मैं बहुत लोगों के साथ जरूर शेयर करता हूं कि मतलब व्हाइट कॉलर होने का टैक्स देने का अनिल जी जो एक स्पेशल बेनिफिट है जो बाकी कंट्रीज में मतलब मिलता है या कहीं से अनिल जी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा मतलब कॉस्मेटिकली भी मैं कोई चीज नहीं बोल सकता हूँ कि जिसका बेनिफिट मिलता है। तो मुझे लग रहा था शायद ये जो वैक्सीनेशन आई है इसमें वो बेटर, जो किसी ने सजेशन दी थी कि जो 2-2.5-3 करोड़ लोग जो टैक्स देते हैं सबसे पहले उनको वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए एटलीस्ट अनिल जी, कोई तो बेनिफिट होना चाहिए। पर वो भी अनिल जी एज के साथ चला गया। तो एनीवेज अनिल जी हम तो टैक्स ब्रैकेट में भी और एज ब्रैकेट में भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, इसमें तो ऐसा होना चाहिए जो वो क्रेडिट कार्ड भी नहीं होता, ये गोल्ड कार्ड है, ये सिल्वर कार्ड है, ये प्लेटिनम कार्ड है, ये सब कार्ड है। ऐसे कार्ड है ना सरकार को इश्यू करने चाहिए। जो 10 करोड़ का टैक्स भरता है उसको प्लेटिनम कार्ड, जो 5 करोड़ का भरता है उसको गोल्ड कार्ड, जो 1 करोड़ का भरता है ऐसा। और उनको रेलवेज में रिजर्वेशन पहले मिले, फ्लाइट में उनको लाउंज मिले, मतलब एयरपोर्ट पे उनको बिजनेस क्लास के टिकट्स अपग्रेड हों, तो लोगों को और मजा आए। फिर देखो कुणाल जी क्या दिल खोल खोल के टैक्स भरेंगे और ज़्यादा। तो जो टैक्स देने वाले हैं उनको मतलब कहीं कहीं प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको वीआईपी की कैटेगरीज में रखा जाए, बजाय इसके कि भाई हाँ ठीक है आपसे तो लेना ही है। तो ये अगर बदलाव हो तो कहने ही क्या, लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगेगा, टैक्स भरने में ज़्यादा आनंद आएगा। चलिए आगे बढ़ते, आपके टैक्स भरने के पहले कमाई की तैयारी कर लेते हैं। तो सेठी साहब तो तैयार हैं ही आपके साथ, सुमिटोमो केमिकल्स उन्होंने बता ही दिया। अब दूसरा स्टॉक कौन सा है एफएनओ वाला, पूछते हैं सेठी साहब। सेठी साहब बताएं। हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए एक तो कल एफएनओ का स्टॉक जो मैंने दिया था उस समय बैंक स्टॉक्स की कोई चर्चा नहीं हो रही थी। मैंने एक बोल्ड और कॉन्ट्रेरियन कॉल दिया था आरबीएल बैंक में खरीदारी करने का। 210 के लेवल पर रिकमेंड करा था, 220 का टारगेट था। आज वो टारगेट 219 19.5 के लेवल पे ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी भी स्टॉक 218-19 के लेवल पे ही ट्रेड करता है। तो वैसे ही मुझे लगता है एनबीएफसी स्टॉक्स में भी बिल्कुल तेजी अब यहाँ से करनी चाहिए। काफी दिनों से सबड्यूड है, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। यहाँ से आज मैंने पिक किया एल&टी फाइनेंस को, जिसके अप्रैल फ्यूचर्स अभी 99 रुपए के आसपास ट्रेड करते हैं। इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। एक जबरदस्त कंपनी है, अच्छी पेडिग्री, एल&टी ग्रुप का मैनेजमेंट। फिर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो जो बाकी के इसके पीएस है उसके कंपैरिजन में काफी सस्ता ट्रेड करता है। हाल ही में इन्होंने राइट्स इश्यू के जरिए कुछ पूंजी जुटा ली है, तो कैपिटलाइजेशन भी एडिक्वेट है। एसेट क्वालिटी में भी पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार सुधार देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 105 का मेरा शॉर्ट टर्म में टारगेट है, 95 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 95 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। एल&टी फाइनेंस में भी एक जमाना था एल&टी फाइनेंस को नाम आते ही आशु सर का तीसरा नेत्र खुल जाता था, लेकिन वो जमाना अलग था जब ये स्टॉक चलता था 250-250 रुपए के आसपास। आशु सर बराबर है ना, उस समय आपका तीसरा नेत्र खुलता था, हमेशा शॉर्ट करने की राय देते हैं।
पिछली बार मुझे याद ही नहीं आया था कभी आपने शॉर्ट करने की राय दी इस पर, अभी तो नहीं है ना? नहीं अनिल जी, पिछले दिनों में ये शॉर्ट खत्म हो गया था, लेकिन अनिल जी वो जो कुणाल जी ने जो एक उपाधि दी है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वाली, मैं मतलब अगर पिछले दिनों में अगर सेठी जी की कोई कॉल को शायद मैं उनसे बात करना चाहता था, वो सिर्फ एलएनटी थी, क्योंकि पिछले महीने भी शायद उन्होंने 112 में कुछ बात हुई थी कि सीधा 120 जाएगा। बट अनिल जी, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस, मतलब उस वक्त मैंने कहा था कि शायद राइट्स इशू वालों ने जो शॉर्ट कर रखा है उसके चलते वो पकड़ थी, लेकिन अनिल जी मेरा अभी भी ये स्टॉक नहीं है। मैं अनिल जी किसी को एक एंगल से एक्सप्लेन करता हूँ कई लोगों को, जो आज मैं मतलब व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेता हूँ। नॉर्मली मैं पर्सनल कॉन्वर्सेशन में शेयर करता हूँ कि एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस क्या कहते हैं, फार्मा का क्या कहते हैं, एनबीएफसीज का बायोकॉन है, और बायोकॉन एनबीएफसीज का एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस है। तो अनिल जी, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस और बायोकॉन जितने मर्जी ब्रेकआउट आए ना, फार्मा में बहुत बड़े ब्रेकआउट आते हैं, जो बायोकॉन में आता है ना तो मैं डर जाता हूं कि नहीं अब मतलब एंड होने वाला है, और जब एनबीएफसी में एलएनटी हाउसिंग में आता है तो भी मैं डर जाता हूं कि अभी एंड होने वाला है। तो वो एनबीएफसी का बायोकॉन है और वो फार्मा का एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस है। तो अनिल जी मेरे को पसंद नहीं है शेयर, लेकिन अभी कोई किसी उसमें नहीं है अनिल जी, शॉर्ट नहीं करूंगा। बट वो पीछे 110 की जो प्लस की मूवमेंट आई थी उसके बाद भी अनिल जी वो 92 की एक्सपायरी कटी थी इसकी, अगर आपको ध्यान हो अनिल जी, 9000 का लॉट है, 2 लाख रुपए चले जाते हैं इस लॉट के अंदर, तो मैं अनिल जी इसमें पॉजिटिव नहीं हो पाता। बिल्कुल, एलएनटी फाइनेंस थोड़ा नजर रखिए, पर ऑफ कोर्स टेक्निकल ट्रेंड्स पॉजिटिव लग रहे हैं। 105 की तरफ जाने की तैयारी में सेठी साहब की पिक 5% की गेंस आपको स्टॉक दे सकता है शॉर्ट टर्म में। आइए चलते हैं अनिल जी के पास, बिगुल कल के 2000। बताएं सर, क्या चुना है आपने? दीप, एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक हाथ में आया है 2000 के लिए, कल के 2000 के लिए, और स्टोरी भी बहुत बढ़िया है जो आपको पसंद आएगी, स्पेशली कुणाल जी राकेश जी को भी पसंद आएगी और वागले साहब को भी, क्योंकि ये लोग दोनों ही मिलकर इस स्टॉक को बड़ा ट्रैक भी करते हैं। स्टॉक का नाम है इन्फोएज नौकरी.com। 4590 रुपये के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर इसको खरीदारी करने की राय है, और खरीदारी करने की 2 बढ़िया वजह। एक वजह तो ये कि मुंबई महाराष्ट्र में इस बात की तैयारी चल रही कि राउंड द क्लॉक अब आप खाने की डिलीवरी कर सकते हैं। जोमेटो, स्विगी जैसे ये जो है ना आपके दिन रात खाने की डिलीवरी करने वाले, तो अभी जो लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के चलते ये था कि शायद मिडनाइट तक ही है, अब उसको राउंड द क्लॉक करने की तैयारी हो रही है बीएमसी की तरफ से, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। तो वो होता है तो जाहिर सी बात है स्विगी, जोमेटो जैसे ऑनलाइन कंपनियों के लिए जो कि खाना पहुँचाने का काम करती है, इनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ एक और इंटरेस्टिंग है, और वो आज ही आई है दीप, और वो ये है कि आपने सुना होगा आज खबर आई थी एक policybazaar.com का आईपीओ आने की तैयारी में। अगले महीने वो अपना आईपीओ के लिए अर्जी फाइल करेंगे, याद है? तो policybazaar.com में इन्फोएज के पास 13% हिस्सेदारी है, तो एक और वैल्यू अनलॉकिंग होने की तैयारी में। देखिए जोमेटो में ऑलरेडी ये वैल्यू अनलॉकिंग कर चुके हैं, अच्छा खासा पैसा इनका फंड्स की तरफ से आया है। तो मुझे लगता है ये दोनों ट्रिगर इस स्टॉक में पहले तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, और इसके बाद शॉर्ट कवरिंग के बाद फ्रेश खरीदारी, क्योंकि ये स्टॉक मेरे ख्याल से 5000 के तो कई ऊपर जाकर वहां से करेक्ट होकर नीचे आया है। तो शॉर्ट्स भी काफ़ी है, तो पहले शॉर्ट भी कटेगी और शॉर्ट कटने के बाद और ऊपर भी जाएगा। 4690 4700 तक के टारगेट्स हैं इंट्राडे के लिए या एक आध दिन के लिए, और यहाँ पे खरीदारी करने की राय 4550 के स्टॉप लॉस के साथ है। तो ये है वो स्टॉक जो कमाल दिखा सकता है। अब यहाँ पर मुझे कुणाल जी की राय चाहिए और वागले साहब की भी। पहले कुणाल जी बताएं इन्फोएज। अनिल जी देखिए, आज सवेरे ही मैं और राकेश जी इसकी चर्चा कर रहे थे, और अनिल जी बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। आपकी बात बिल्कुल वजह है कि अनिल जी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि काफ़ी लोगों की शॉर्ट पोजीशंस हैं, और उसके अलावा अनिल जी एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर दिख रहा है। तो इन खबरों के चलते अनिल जी पहला टारगेट 5000 रुपये का सेट कर लेना चाहिए। 5000 तक कोई भी रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर नहीं आती, तो 5000 तक एक स्ट्रेट रन होना चाहिए, और 5200 इसका इवेंचुअल 5250 का इवेंचुअल टारगेट होना चाहिए। तो यहां से बड़ा अपसाइड बन सकता है, बिल्कुल खरीदारी कराए।
ओके, तो खरीदारी की राय है, नजर रखिए इन्फो एज पर। अनिल जी की तरफ से खबर आ रही है और 2 ट्रिगर्स हैं जो स्टॉक को आगे तेजी में ला सकते हैं। ये तो रही इन्फो एज की बात, पर मार्केट पर क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, चलिए जानते हैं अनिल जी के साथ बिगुल स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, आज फाइनली सारे ग्लोबल मार्केट्स खुले हुए हैं और थोड़े सुस्ती के संकेत आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स सुबह से एक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। 30-32 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की खरीदारी है। यूएस की 10 ईयर्स यील्ड कूल ऑफ हो गई है। यूरोप में बढ़िया एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है सर। आधे से 1% की तेजी आपको यूरोप के बाजार इस समय दिखाएंगे। एशिया में मिला जुला कारोबार था। हांगकांग, क्योंकि यहां पर लंबी छुट्टी के बाद आज एडजस्टमेंट था तो 1% फिसला। चीन और जापान में ज्यादा मूवमेंट नहीं आया था। कच्चा तेल, गोल्ड आज भी सुस्ती दिखा रहे। तो ग्लोबल मार्केट्स कॉशियसली पॉजिटिव है सर। हमारे बाजार डेज हाई पर, बताएं क्या करें। देखो, ऐसे तो कहीं दीप कोई समस्या वाली बात है नहीं, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। करेक्ट, कच्चा तेल 62.5 के आसपास नीचे ही है। डाउ फ्यूचर्स लाल से हरे में आ गए। कल करेक्शन हो ही गया थोड़ा बहुत वहाँ पे, तो ऐसे कोई समस्या नहीं है। हमारे मार्केट अच्छी क्लोजिंग दे रहे हैं। 33,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने में तैयार होता दिख रहा है। निफ्टी ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर बंद होने की तैयारी में। पहले मैं डेटा बता दूं, है ना, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। 14,840 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ पहले। 14,800 इसके नीचे बंद नहीं होंगे, ये इत्मीनान रखिए। अभी थोड़ी देर पहले 2 बजे जब शो शुरू किया था 14,800 के नीचे गए थे आप, करेक्ट। 100 पॉइंट ऊपर से फिसले थे। 14,880 का हाई बनाकर 14,780 भी देखा है। तो एकदम से ऐसा लगा कि आखिरी 1-1.5 घंटे में बहुत ज़्यादा गिर तो नहीं रहे। तो आपको कॉन्फिडेंस दे दूँ, नहीं गिरेंगे, चिंता मत कीजिए, ज़्यादा नहीं गिरेंगे और 14,800 के नीचे बंद नहीं होंगे। क्यों कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ वो बता दूँ। 14,800 के पुट पे 33 लाख शेयर है और कॉल्स में 35 लाख शेयर, बराबर का मामला है। लेकिन इसमें से जो पुट जुड़े ना आज, वो है 23 लाख शेयर, भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट। तो ये होल्ड करेगा आज 14,800 को क्लोजिंग बेसिस पे। तो अब आपके क्लोजिंग के हिसाब से रिस्क 35 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं रहती है। फिर भी मार्केट है, कभी ऊपर नीचे हो जाए तो 3 बजे तक या 3:05 तक 14,800 के 14,790 के ऊपर बना हुआ है। तो चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। और मेरे कैलकुलेशन जो डेटा के लिहाज से है वो 14,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी। तो एक तो आपके लिए क्लोजिंग में कहीं कोई समस्या नहीं है, अच्छी मिलने की तैयारी में। तो 14,800 के आसपास, इसके ऊपर भी अगर निफ्टी बंद होता है तो अच्छा माना जाएगा। और अगर गलती से 14,875 के ऊपर बंद हो गया तो फिर ये 15,050 की तैयारी कर रहा है। फिर 15,050 आपको कल या फ्राइडे तक आ जाना चाहिए। तो 14,875 के ऊपर की क्लोजिंग सुपर डुपर हिट, 14,800 के ऊपर की क्लोजिंग बढ़िया, 14,800 के नीचे की क्लोजिंग थोड़ी सावधानी वाली। बस ये 3 लेवल आप क्लोजिंग के लिहाज से रख लीजिए। अभी जो आपकी पोजीशन है तेजी की होल्ड करिए, कुछ मत करिए, शांति से बैठिए। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी 33,000 के आसपास आप है। 33,000 ही मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों? 33,000 के पुट पर 9 लाख शेयर हैं तो कॉल में 13 लाख शेयर हैं। तो यहाँ पर थोड़ा रस्साकशी वाला मामला है और बार बार 33,000 से 50 पॉइंट ऊपर नीचे। और देखिए 33,000 से 33,300 की रेंज जो है वो थोड़ा कंजेशन जोन भी है। तो बहुत बढ़िया क्लोजिंग कब होगी? जब 33,300 के ऊपर हो। अच्छी क्लोजिंग कब होगी? जब 33,000 के ऊपर हो। तो यहाँ पे तीसरी क्लोजिंग की गुंजाइश नहीं है। या तो 33,000 के ऊपर तो चाहिए ही, और 33,000 के नीचे तो बहुत अच्छे नहीं है। 33,300 के ऊपर बंद हुए तो ये मानेंगे कि 32,150 पे आज जो लो बनाया है वो अब जल्दी से नहीं टूटेगा। तो ये 2 लेवल क्लोजिंग के लिए चाहिए। तो 3:05 तक यहाँ पर भी देखिए 33,000 को होल्ड हो पाता है बैंक निफ्टी, और 33,000 के ऊपर बंद होता है तो बहुत बढ़िया, कल के लिए अच्छा संकेत। और 33,300 के ऊपर बंद होता है तो कल के लिए फिर से लॉन्ग करके जाइए 33,900 34,000 के टारगेट के लिए। तो ये आपके लिए डेटा निफ्टी के बता रहे हैं। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए अहम लेवल 14,800 और 33,000 निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आज सुबह भी अनिल जी इन्हीं लेवल्स के बारे में बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और बाजार अगर क्लोजिंग पर होल्ड करते हैं तो बहुत ही बढ़िया संकेत हैं आपके लिए। पर आइए, कुछ कॉल्स तैयार हैं, लंबी कतार है कॉल्स की। सबसे पहले चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास बिगुल चार्ट कॉर्नर का। स्पेशल पिक दे रहे हैं राकेश जी कुणाल जी, बताएं सर क्या चुना है स्पेशल पिक के लिए? देखिए, सबसे पहले दीपांशु स्पेशल पिक है। और देखिए दीपांशु, बहुत बड़ी तेजी चल रही है केमिकल स्टॉक्स में। एक एक करके सभी केमिकल स्टॉक्स में ब्रेकआउट हुआ है। आज हमने विनाती में, दीपक नाइट्राइट में, कई सारे केमिकल स्टॉक्स में ब्रेकआउट आते हुए देखा। एक केमिकल स्टॉक जो कि काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम है नोसिल। नोसिल में हमारी खरीदारी की राय है
क्लियर ब्रेकआउट है, बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, नीचे के लेवल्स पर डबल बॉटम पैटर्न है। जिस तरह की स्ट्रेंथ इस चार्ट में है, बड़ी आसानी से ये स्टॉक 200-220 के लेवल्स को छुएगा। तो इन स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, डबल सेंचुरी हिट करने का पोटेंशियल रखता है। 181.90 का स्टॉप लॉस है, 196 पहला टारगेट है, 200 दूसरा टारगेट है। एक नोसिल आपके लिए बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, बीटीएसटी के तौर पे मैं बाय करूंगा मदरसन सुमी। 214.50 214.70 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 220 तक कल के दिन में हमको मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस 212 के नीचे का होना चाहिए, तो 2-2.5 रुपए की रिस्क होगी और 5 से 6 रुपए का अपसाइड होगा। ओके, मदरसन सुमी खरीदारी करने की राय। जय का जैकपॉट, सचिन जी का भी बीटीएसटी है और आशीष सर की तरफ से भी आ रही हैं आपके लिए कॉल। सो ढेर सारे। पहले जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, आरईसी अच्छा लग रहा है लेवल्स पे, इसीलिए आरईसी का 135 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो करीब अभी 4 रुपए 20 पैसे 25 पैसे चल रहा है। तो 4.25 के करीब अगर आप खरीदिए 135 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आरईसी का। यहाँ पे स्टॉप लॉस अनिल जी प्लेस करना है 2.9 का। फर्स्ट टारगेट जो इसका बन रहा है दैट कम्स टू अराउंड 6। सेकंड टारगेट जो बनेगा वो 7 रुपए 20 पैसे का है। बहुत ही क्लियर एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है एग्जैक्टली उसके 200 डेमा पर। लास्ट ट्रेडिंग वीक में ये स्टॉक ने एक क्लियर बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया था और उसके बाद हमें कंटिन्यूसली ये स्टॉक में अभी आरली चार्ट्स पर हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आरईसी में लगभग हमें स्पॉट लेवल्स पर 138 से लेकर 140 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं एंड इन एंटीसिपेशन ऑफ दिस बाउंस बैक 135 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। ओके, आरएससी में 135 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय जय की तरफ से। आशु सर के लिए बिगुल, आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी देखिए, बुल स्प्रेड बना हुआ है, लॉन्ग स्टेट बैंक, भारती, डीएलएफ। और डीएलएफ का अनिल जी मैं फिर रिएटरेट कर रहा हूँ कि डीएलएफ ऑन द कस्प है, ये बहुत अच्छी मूव दे सकता है। बस 1-2 रुपए की शायद वेट हो रही है, तो इसको मिस ना करें, इंपेशेंट नहीं हो। और अनिल जी जब इतना कुछ लॉन्ग हो तो थोड़ा सा एक आध कुछ तो शॉर्ट तो ढूंढना पड़ता है। तो अनिल जी एक नेगेटिव स्टॉक है, हेज के लिए है अनिल जी, लॉन्ग वाले के हेज के लिए है। लोग प्लेन वेनिला शॉर्टिंग में आ जाते हैं, पर मैं पहले बताता हूँ पुट खरीदनी है 410 की एलआईसी हाउसिंग की। अनिल जी एलआईसी हाउसिंग में थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है और उसकी 410 की पुट का भाव है 11 रुपए, 7 रुपए के स्टॉप लॉस से लेनी है। और अगर मार्केट में थोड़ी सी भी करेक्शन आती है तो शायद जो ये वीकनेस दिखा रहा है ये पुट 11 से 22 रुपए अनिल जी, 22 से 25 रुपए डबल भी हो सकती है। तो एलआईसी हाउसिंग मुझे लगता है अनिल जी एक हेड सेल है जो रखना चाहिए। और इसका स्टॉप लॉस अनिल जी पुट का या 7 रुपए या अगर एलआईसी 430 के ऊपर जाता है, जो कि आज भी अनिल जी मार्केट में इतनी बड़ी मूव आई, बीच में ट्रैक्शन भी आई, बैंकिंग भी बढ़ी, लेकिन वो 427-28 के ऊपर बल्कि उल्टा नीचे आ गया है 423-24 रुपए में। तो मुझे वो वीकनेस नजर आ रही है। तो अनिल जी हमने अपने क्लाइंट से शेयर किया है, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लेते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एलआईसी हाउसिंग का पुट खरीदने की राय। आइए अगला बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। बताएं सर। अनिल जी, कैश सेगमेंट का स्टॉक है, इसे हमने एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी कवर किया था अराउंड 180 लेवल्स के आसपास। स्टॉक का नाम है क्विक हील एंड जिस तरीके से इसने एक इंपल्सिव मूव दी थी, उसके बाद 3 हफ्ते का अच्छा एक करेक्शन हुआ, वो करेक्शन के बाद एक अच्छा बेस नजर आ रहा है 180-185 के आसपास। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेग के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। सो 220 एक पहला टारगेट होगा एंड 245 का एक फाइनल टारगेट होगा जो हमने एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में दिया है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 185 का एंड खरीदारी करनी है क्विक हील इस पर्टिकुलर काउंटर में। ओके ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। कैश मार्केट के स्टॉक भरपूर एक्शन में। कैश मार्केट का एक और स्टॉक जो जबरदस्त एक्शन में आने की तैयारी में और उसके लिए कुछ बड़े और इंटरेस्टिंग ट्रिगर्स आते दिख रहे हैं और स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड्स। क्या कुछ बड़े ट्रिगर हैं
और एसबीआई कार्ड्स के वैल्यूएशंस क्यों और किस तरह से बढ़ने की संभावना है, पूरी डिटेल्स और इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आए हैं वरुण दुबे। वरुण बताइए, एसबीआई कार्ड्स, मुझे याद है पहले भी एक एसबीआई कार्ड्स पर आपने एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की थी वैल्यूएशंस के लिहाज से। हाँ, रेजर पे की थी, रेजर पे के जो वैल्यूएशंस मिले थे। हाँ, तो वो तो 6 महीने में वैल्यूएशन डबल हुए थे, लेकिन अनिल जी यहाँ जो वैल्यूएशन देखने मिल रहा है, आई मीन समझ में नहीं आता स्पेस में हो क्या रहा है। क्रेड नाम की एक कंपनी थी, आपने याद है? क्रेड, हाँ, अरे उसके जो सब बप्पी लहरी, गोविंदा, माधुरी दीक्षित जिनको लेके उन्होंने ऐड बनाई, वही वाली ना? हाँ, वो क्रेडिट कार्ड की बिलिंग करते हैं, क्रिकेट मैच के बीच बीच में जो आते थे, राइट। तो उसके वैल्यूएशन आपको याद है जनवरी में क्या थे? नहीं, ऐसा याद नहीं। $800 मिलियन। ओके, अभी कितने हैं? जनवरी मतलब ये जनवरी 2 महीने पहले। हाँ, दिसंबर के एंड और जनवरी में, हाँ, जब उनने फंड रेजिंग की थी, हाँ, है ना, तो उनने फंड रेजिंग तब की थी करीब $80 मिलियन, $800 मिलियन की तब थी। हाँ। अब इन्होंने सीरीज डी की फंड रेजिंग की, इनकी सीरीज होती है अलग अलग, तो उसमें इनके वैल्यूएशन कितने निकल के आ रहे हैं 3-4 महीने में? $2.2 बिलियन। 2.2 बिलियन, गुना, 3 गुना, ऑलमोस्ट 3 गुना। हाँ, ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुके हैं 3 महीने में, 3-3.5 महीने में। क्या बात ये हाल है। हाँ, तो इस स्पेस में जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है और लोगों का इंटरेस्ट बहुत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी से भी पैसे उठाए इन्होंने। टाइगर ग्लोबल, फैल्कन एज, ये तमाम ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स है जिनसे इन्होंने जो फंड रेजिंग है, इनकी सीरीज डी की जो फंड रेजिंग है वो की है और $200 मिलियन के आसपास जुटाए हैं। और इनफैक्ट अनिल जी, सिर्फ यही नहीं, 2019 में अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यूएशन कितनी थी? केवल $450 मिलियन। तब से अब तक 4 गुना हो चुके वैल्यूएशन, और सिर्फ 3 महीने में 2 गुना इस कंपनी के वैल्यूएशन हो गए। इस तरह के वैल्यूएशन इस कंपनी को दिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है क्रेडिट कार्ड की बिलिंग का काम करती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो केवल 6 मिलियन कस्टमर्स है इस कंपनी के पास। इंडिया में क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है 57 मिलियन। एसबीआई का मार्केट शेयर है 20 मिलियन के आसपास, 20% का, तो करीब 11-12 मिलियन के आसपास कस्टमर जो एसबीआई कार्ड्स के आसपास है। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ सुनिए, इस कंपनी की जो FY21 के रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है वो है 108 करोड़ का। एसबीआई कार्ड हर साल करता है 9,000 करोड़ के रेवेन्यूज। उस हिसाब से देखें तो एसबीआई कार्ड इस कंपनी से 83 गुना बड़ा है। सोचिए, और इस कंपनी को जो वैल्यूएशन दिए जा रहे हैं $2.2 बिलियन के, यानी करीब 16,000 करोड़ के। अगर अनिल जी मैं 82 गुना गिनूँ ना इसको, तो एसबीआई कार्ड को टीसीएस होना चाहिए, उस तरह के वैल्यूएशन है। लेकिन ठीक है, वो थोड़ा इलॉजिकल भी होगा, लेकिन 3 महीने में 3 गुना वैल्यूएशन किसको कहते हैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बड़ी दिग्गज लिस्टेड कंपनी होने से बेहतर है कि स्टार्टअप ही रह जाए। एक्चुअली सही में सही में स्टार्टअप को जो वैल्यूएशन मिलते हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, या खाली बर्न कर रहे हैं। राइट, ये तो सिर्फ इनके रेवेन्यूज 108 करोड़ है, रेवेन्यू पे मिल जाते हैं। एसबीआई कार्ड का प्रॉफिट 280 करोड़ है। सोचो उससे डबल तो इनका प्रॉफिट है। तो एसबीआई कार्ड तो कहीं गुना। यही है खास बात, यही है। देखो गेम यही, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्यों। कई बार आप ये सोच भी रहोगे कि जितना रेवेन्यू नहीं उससे ज़्यादा अगर एसबीआई कार्ड का प्रॉफिट है तो फिर एसबीआई कार्ड को वो वैल्यूएशन क्यों नहीं मिलते जो किसी अनलिस्टेड क्रेडिट को मिलते हैं। उसका रीज़न ये कि ये जो कंपनियां ये बहुत इनिशियल लेवल पर होती है, इक्विटी भी बहुत छोटी होती है, प्लस इनमें लोअर लेवल पर ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादातर जो लोग प्राइवेट इक्विटी में और इस तरह की कंपनियों में पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर, वो ये मान के लगाते हैं कि 10 में से 2 या 3 कंपनियों में पैसा बनेगा, और जिसमें बनेगा उसमें 10, 20, 50, 100 गुना बनेगा। जाएगा तो कितना? 1 गुना। आपने 100 रुपये में शेयर लिया, ज़्यादा कंपनी बंद हो गई, स्टार्टअप फेल हो गया, 100 रुपये का नुकसान। लेकिन अगर कोई एक कंपनी चली, जैसा अभी थोड़े दिन पहले भारत पे की बात की थी, राइट, अगर उस तरह की कंपनी चल गई तो वो 50, 100, 200, 300 गुना पैसा दे जाए। पेटीएम जैसी कंपनी चल गई तो वो एक कंपनी आपके सारे पाप धो डालती है। तो इसलिए स्टार्टअप में जो ये पैसा है ना, और वैल्यूएशन अलग है लिस्टेड होने के बाद वो। लेकिन अनिल जी कहीं ना कहीं स्पेस देख के ये भी पैसा लगा रहा है कि किस तरह की ग्रोथ इस पूरे स्पेस में देखने मिल रही है। और हमने देखा भी है कि जब जैसे ही लॉकडाउन होता है लोग वापस वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे चले जाते हैं और वहीं से स्वाइप करके, आप अगर ऑनलाइन कुछ खरीदेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ही चाहिए, उसमें तो आप कैश देंगे नहीं। शायद यही वैल्यूएशन है, देख रहे हैं, इसके लिए इस तरह के वैल्यूएशन दिए जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो एसबीआई कार्ड्स ये है स्टॉक। मुझे याद है एसबीआई कार्ड्स हमने भी आईपीओ के वक्त रिकमेंड किया था, 755 रुपये में आईपीओ आया था। मुझे अच्छे से याद भी है क्योंकि वो 2 दिन इशू के लिस्टिंग के दिन और 1 दिन बाद 755 टच किया था। उसके बाद 400, 450 कहाँ तक आ गया, फिर वापस बढ़ के 1000 के ऊपर भी निकला। सिद्धार्थ सेदानी साहब को बेहद पसंद है ये स्टॉक फंडामेंटली, और स्टॉक तो है ही शानदार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चार्ट्स पूछ लेते हैं एक बार जरा इसके चार्ट्स पर। जय ठक्कर, डालिए नजर।
बिल्कुल अनिल जी मैं कहूंगा कि देखिए SBI कार्ड बहुत ही बढ़िया टेक्निकल सेटअप है इसका। ओवरऑल अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव देखूं तो मैं, और ये स्टॉक में हाई लेवल से जो एक करेक्शन हमें देखने मिला है रिसेंटली, ऑलमोस्ट लाइक ऊपर में 1100 प्लस के लेवल्स थे अनिल जी इसके, और रिसेंटली इसमें हमें एक फॉल देखने मिला ऑलमोस्ट 900 तक। तो करीब करीब 200 पॉइंट की जो एक गिरावट आई है, आई थिंक इट्स अ हेल्दी करेक्शन, और इसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक को लेना चाहिए, खरीदना चाहिए। काफी ओवरसोल्ड भी हो चुका है टेक्निकली, और अपने 200 डेमा के काफी करीब आ चुका है। सो ऑन दी लोअर साइड अनिल जी मैं कहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर किसे लेना है, सो करीब 880 का स्टॉप लॉस रखे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में टेक्निकली लगभग हमें 1250 1300 तक के टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे। तो अपसाइड ये स्टॉक में है लगभग 300-350 पॉइंट्स की, और डाउनसाइड रिस्क है करंट लेवल से 100 पॉइंट्स का। रिस्क बहुत बढ़िया है और काफी अच्छा करेक्शन हुआ है, और उसके बाद ओवरसोल्ड भी हो चुका है। बिल्कुल, तो बढ़िया एक्शन में आ रहा है SBI कार्ड्स, नजर रखिए। और अब तो एक फ्रेश ट्रिगर भी इस काउंटर के लिए आपके सामने आते हुए दिख रहा है। तो SBI कार्ड्स यहां पर होना चाहिए फोकस, फ्रंट एंड सेक्टर। इस समय रुपए की कमजोरी बढ़ रही है, 74.40 के लेवल्स पर रुपया आज फिसलते हुए दिखा है। तो आज काफी ज्यादा भारी गिरावट हुई है रुपए में, 74.42 के लेवल पर रुपया आपको इस समय आते हुए दिखेगा। मिड कैप IT में बढ़िया रुझान आपको आते हुए दिख रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर 4.5% ऊपर, KPIT टेक्नोलॉजीज यहां पर आपको बढ़िया उछाल आते हुए दिख रहा है। 18% की तेजी KPIT पर बन रही है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस भी 4-4.5% ऊपर आपको दिख रहा है। रुपया कमजोर हो रहा है IT स्टॉक्स, और वहां पर एक्शन बन रहा है, और मिड कैप IT में एक बढ़िया तेजी आती हुई दिख रही है। एक बार फर्स्ट सोर्स पर जरा राय लेते हैं किरण जी के साथ। किरण जी, लगातार वैसे तो पिछले कुछ महीनों से बढ़िया एक्शन में रहा है फर्स्ट सोर्स, आज भी 4% का उछाल आते हुए दिख रहा है काउंटर पर। जरा चार्ट्स पर राय दें सर। बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न है दीप, और अभी ऑल टाइम हाईस के ऊपर है, ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड करता नजर आ रहा है। लॉन्ग पोजीशंस बने रखने चाहिए। 117 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है कि आते दिनों में लगभग 145-150 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 1 से 1.5 हफ्ते का व्यू रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको रखना है 1 से 1.5 हफ्ते का व्यू। KPIT यहाँ पर बढ़िया मूव, फर्स्ट सोर्स पर बढ़िया मूव आ रही है। KPIT पर भी एक बार कुणाल जी से राय लेना चाहूंगा। कुणाल जी, बढ़िया उछाल KPIT में भी, 18% की तेजी सर। बिल्कुल दीपांशु, आपको याद हो तो कुछ समय पहले मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी इसमें, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कुछ समय तक सुस्त रहा शेयर, और फिर वापस से आज तेजी बन रही है। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है दीपांशु, अभी भी और अपसाइड है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, डिप्स में बाय करें। अगर ये स्टॉक वापस से 193-94 के लेवल्स आपको कल परसों में दिखा दे तो वहां पर बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि 230-235 से पहले नहीं थमेगा, तो गिरावट में खरीदारी की राय है KPIT। बिल्कुल, गिरावट में खरीदारी की राय है KPIT, यहां पर आपको रखनी है नजर। प्राइस वीकली एक्सपायरी की तरफ नजर है हमारी, और उसके लिए स्वागत करते हैं सुमित बगड़िया का एक्सपायरी के ऑप्शन। स्वागत है सुमित जी। सुबह 14,750 एक्सपायरी के लिए आपने खरीदवाया था, वहां पर तो जबरदस्त एक्शन आ गया, टारगेट्स भी हिट हुए। अब क्या रेकमेंड कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, 750 वाला कॉल तो एकदम रॉकेट की तरह भागा, और बहुत जल्दी उसके टारगेट्स भी आ गए। तो जिन्होंने किया होगा 100% प्रॉफिट बना ही बना होगा। अब जो एक्सपायरी का ऑप्शन में ट्रेड लेना है वो भी ऑप्शन में कॉल साइड में ही है। और मेरे को लग रहा है जिस तरह से निफ्टी 14,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, क्लोजिंग सेशन में या फिर कल एक अच्छा अपसाइड मूव निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। तो 14,800 के कॉल को यहाँ पे खरीदारी करें। 80-82 का अभी भाव चल रहा है। 14,800 का कॉल कल की एक्सपायरी वाला अभी यहाँ पे खरीदारी करे, 80-82 का भाव चल रहा है। स्टॉप लॉस लगा है इसके अंदर नीचे में 30 रुपए का। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जैसे ही आज का हाई जो बना है वो ब्रेक करेगा तो एक अच्छा अपसाइड मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसा होने पे निफ्टी का 14,800 का कॉल का वैल्यू ऊपर में 130 रुपए से लेके 150 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो बाय निफ्टी 14,800 कॉल एट CMP, स्टॉप लॉस 30, टारगेट 130 और 150 ये देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो 14,800 का कॉल खरीदना है निफ्टी का। सुबह 14,750 का कॉल खरीदवाया था, वहां पर टारगेट्स आ गए। अब कल की एक्सपायरी के लिए 14,800 का कॉल खरीदें। सुमित जी की राय। शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए।
एक बड़ी खबर जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ फाइनली यहां पर डील हो चुकी है। 13% स्टेक एक्सिस बैंक के पास पहुंच चुका है और अब वो रिक्लासिफाई होंगे एज अ प्रमोटर इन द कंपनी। आइए जानते हैं देवांशी से ये पूरी डिटेल्स डील की और आगे जाकर इससे क्या वैल्यू बनती है। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए फाइनली हमने देखा कि एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में 13% जितनी हिस्सेदारी खरीद ली है और इनको इंश्योरेंस रेगुलेटर से हमने देखा पिछले महीने ही इसके लिए मंजूरी मिल चुकी थी और आज फाइनली इन्होंने हिस्सा खरीदा है। कुछ हिस्ट्री बता दूं, इससे पहले एक्सिस बैंक की इस इंश्योरेंस कंपनी में करीब 30% स्टेक खरीदने का प्लान था, लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटर का ये कहना था कि कोई भी बैंक हो उसको इंश्योरेंस कंपनी में केवल 20% का स्टेक लेने की मंजूरी थी, तो इसके चलते अब इन्होंने करीब जो 13% स्टेक है वो खरीदा है। आने वाले समय में इस डील के मुताबिक 7% की जो अतिरिक्त स्टेक है वो कंपनी में खरीद सकती है एक्सिस बैंक। इसके अलावा ये जो दो सब्सिडरीज हैं, एक्सिस कैपिटल और एक्सिस सिक्योरिटीज, इसके साथ मिलके इन्होंने मैक्स लाइफ में ये हिस्सेदारी खरीदी है और इसके चलते अब वो को प्रमोटर्स हो जाएंगे। यही नहीं, अब मैक्स लाइफ के बोर्ड में भी पुनर्गठन होता हुआ दिखेगा। एक्सिस ग्रुप के 3 प्रतिनिधि जो होंगे वो इस बोर्ड में शामिल होंगे आने वाले समय में, और एक्सिस बैंक जो है वो आने वाले समय में 7% का जो स्टेक है वो एक या ज़्यादा ट्रांच में खरीदती हुई दिखेगी। मैक्स फाइनेंशियल्स ने ये हिस्सेदारी बेची और अब उनकी जो हिस्सेदारी है मैक्स लाइफ में वो करीब 82% की है। और अब ये मैं आपको बता दूं कि इस डील से दोनों कंपनीज को फ़ायदा होगा। सबसे पहले एक्सिस बैंक की इंटरेस्टिंग बात कहूँ मैं, एक्सिस बैंक इकलौता बैंक ऐसा है जिसके पास इंश्योरेंस आर्म नहीं था। अब इस डील के बाद उसके पास इंश्योरेंस का एक वर्टिकल हो जाएगा, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर मैक्स फाइनेंशियल की बात करें या मैक्स लाइफ की बात करें तो इनका जो रिलेशन है वो काफ़ी समय से चल रहा है, मजबूत रिलेशनशिप है। अब उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी आने वाले समय में, तो इसी के चलते मैक्स लाइफ को भी फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। तो ये दोनों स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में हैं और एक्सिस बैंक के लिए ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। बिल्कुल, एक्सिस बैंक के लिए ज़्यादा पॉजिटिव खबर है। सुबह भाई एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा था। नज़र रखिए इस काउंटर पर, ज़बरदस्त तेज़ी, ज़बरदस्त डेवलपमेंट होते हुए दिख रहा है कि फाइनली ये जो डील थी वो हो चुकी है। पर एक स्टॉक जहां पर बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है, इन्फो एज, इसको पुल अप करिए। अभी अभी एक फ्रेश स्पाइक आया है, डेज हाई पर काउंटर पहुंचते दिख रहा है। अनिल जी, 2 टारगेट 4690, 4700 दोनों टारगेट अचीव होते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेचुलेशन सर। अब बताएं क्या करें। ये तो वागले साहब ही बताएंगे क्या करें अब आगे। वागले साहब स्टॉप लॉस ट्रेल करवाइए और आगे के टारगेट दीजिए। अब इन्फो एज में उस समय मैं पूछना भूल भी गया, बात में रह गया था। मैंने बोला भी था कि वागले साहब से पूछूंगा, शायद इसी के लिए रह गया। देखिए ऊपर वाले को क्या मंजूर था। देखिए टारगेट आ गया। अब आप बताइए आगे के लिए क्या रखा जाए। अनिल जी, 4700 पे मैं ये कहूंगा ये स्टॉक 5000 जाएगा। आपका 4530 का स्टॉप लॉस, 5050 का टारगेट। लेकिन 1-2 दिन का व्यू नहीं बनता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का व्यू है, पोजिशनल व्यू है। ये शायद ऑन द अपसाइड 5000 तो पक्का जाएगा, शायद ऑन अपर साइड 5200 तक भी जा सकता है। 4530-40 के स्टॉप लॉस से बने रहे। ओके, 4530-40 के आसपास का लगाएं स्टॉप लॉस। 5000 पहला टारगेट, उसके बाद 5200। आराम से, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते आप टाइम भले लगाएं, टारगेट आ जाए बस, स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो और टारगेट आ जाए, इससे बड़ी बात नहीं। और आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर टारगेट आने पर। ठीक है, तो वागले साहब की तरफ से भी 5000 तक के टारगेट की तैयारी। इन्फो एज में ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है। अच्छी खबरों के दम पर एक्शन भरपूर, यहाँ पर एक्शन बाजार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 14825 के आसपास इस वक्त निफ्टी है और बैंक निफ्टी 33000 के आसपास घूमता, थोड़ा ऊपर 33000 के ऊपर बंद हो जाए। बड़े कितना 3 बजे है, आधा घंटा। अब यहाँ से आखिरी आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा था 3:05 तक 33000 के ऊपर रहना चाहिए। रहे तो अच्छी बात है। देखते हैं आखिरी आधे घंटे में क्या कुछ होता है। लेकिन वेदांता के ओपन ऑफर का है आज आखिरी दिन। कितना रेस्पॉन्स आया है और क्या कुछ हो सकता है बताने के लिए तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए क्या है डिटेल्स वेदांता के ओपन ऑफर को लेकर। जी, अभी तक ओपन ऑफर को अगर आप देखें तो 49% के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 23 मार्च को ये ओपन ऑफर लेकर आए थे 17% इक्विटी खरीदने के लिए 235 के भाव पर। ये दूसरी बार प्रमोटर जो है डीलिस्टिंग के बाद ओपन ऑफर लेकर आ चुके हैं। इसके पहले 160 रुपये पर 10% इक्विटी खरीदने के लिए प्रमोटर्स ने ओपन ऑफर लाया था। और उससे पहले तो सबको पता ही कि 87 रुपये 50 पैसे पे प्रमोटर ने डीलिस्टिंग का प्रयास किया था, हालांकि वो भी असफल हो गया था क्योंकि LIC जो है
स्ट्रांगली मान रहे थे कि स्टॉक की वैल्यू 320 के आसपास हो सकती है, और फिलहाल अगर आप देखें तो 49% के आसपास जो है रिस्पांस देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए स्टॉक में देखिए जानकार यही मानते कि बेहतरीन वैल्यू नजर आती है अनिल जी, क्योंकि मेटल सेक्टर में बहुत बढ़िया बुल रन देखा जा रहा है। अक्रॉस मेटल्स अगर आप देखें तो एक अच्छी तेजी, एक अच्छा उछाल कीमतों में देखने को मिल रहा है। और भारत में अगर आप देखें तो वेदांता एक बड़ी मेटल और माइनिंग कंपनी है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनके पास, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील है, आयरन ओर है, जिंक है। साथ ही साथ सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि इनके पास हिंदुस्तान जिंक की करीब 64.92% हिस्सेदारी है, और हिंदुस्तान जिंक बेहद ही कैश रिच कंपनी है, भारी भरकम डिविडेंड देती है। तो वेदांता की जो वैल्यू है वो इस भाव से भी काफ़ी ऊंची आकी जाती है। और देखिए एक और ख़ास बात यह है कि इस साल की शुरुआत से अगर आप देखें तो जो क्रूड है इसमें भी करीब 27% तक की रिकवरी देखने को मिल चुकी है। यानी इनका जो आर्म है केन इंडिया, इसके भी अब अर्निंग्स में बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड स्तर वेदांता का 495 है, यानी इस भाव से भी अगर आप देखें तो करीब 53% नीचे चल रहा है ऑल टाइम हाई से, और करीब 495 का इसने रिकॉर्ड स्तर छुआ था। और वैल्यूएशन भी अनिल जी देखिए काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं, क्योंकि 1 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स है, 1.5 प्राइस टू बुक है, आकर्षक वैल्यूएशन जब ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट। तो मैंने आपको बताई कि मेटल में एक बढ़िया बुल रन देखा जा रहा है, इसका फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन खास अपडेट अभी यही है कि 49% तक जो सब्सक्रिप्शन है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो ये है अब तक का आपके लिए वेदांता में पूरा का पूरा एक्शन। अभी भी वैल्यूशंस बेहद आकर्षक है। आज हमने सुबह हिंदुस्तान जिंक भी स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर दिया था, और 317 रुपये का दीप 317 रुपये का टारगेट हिंदुस्तान जिंक भी अचीव करके आया है। तो वहाँ भी आपका टारगेट, आज का पहला टारगेट जो 317 का था वो अचीव हो गया है। हिंदुस्तान जिंक में हाई क्या है, जी हाँ 317.50 का, और 325 335 के पोजिशनल टारगेट हैं। आने वाले कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए अगर आप रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। तो टारगेट हिंदुस्तान जिंक में भी अचीव हुआ। एक कल के 2000 में सिर्फ भारत फोर्ज ऐसा है जिसका टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ है। 625 पे हमने खरीदारी करने की राय दी थी, 610 का स्टॉप लॉस रखा है। अभी तक न तो स्टॉप लॉस तक बढ़ा है न टारगेट की तरफ, तो होल्ड कर सकते हैं। फिलिप्स कार्बन ब्लैक में टारगेट आ गया। ग्रेन्यूल्स में तो 4 टारगेट आ गए, एक नहीं 4 टारगेट, 325, 30, 35 और 40 4 टारगेट आ गए। आज वाले में इन्फो एज का आपका 4700 वाला टारगेट आ गया, और हिंदुस्तान जिंक का भी आ गया। BSE ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपने लेकर रखा है, इसे होल्ड करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है आपके लिए सारे के सारे एक्शन वाले स्टॉक्स। आइए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इस बीच वेदांता पे एक बार टेक्निकली राय तो ली जाए। 235 पर पहुंचा है। किरण जी देखिए चार्ट्स। वेदांता पे मुझे लगता है अनिल जी कि चार्ट तो बहुत बेहतरीन है। 233 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में मुझे लगता है कि पहला छोटा सा बैरियर 240 का है, जो कि ऑप्शन बैरियर है। एक बार ये निकल जाए तो और भी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। तो ये है आपके लिए वेदांता पर नजर रखिए। अब ओपन ऑफर प्राइस के ऊपर आपको काउंटर आते हुए दिख रहा है। अनिल जी ने तो कहा ही है, आराम से होल्ड करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलते हैं जय के पास उनके कैश के ऑप्शन के लिए। बताएं जय। दीपांशु, निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदना है, बट 15 अप्रैल की एक्सपायरी का 14,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 140 के आसपास मिल रहा है अभी, इसको खरीद कर चलना है। एंड इसमें स्टॉप लॉस लगाना है आपको 80 रुपए का, 80 का, तो 60 पॉइंट का करीब करीब आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। इसका जो फर्स्ट टारगेट है दीप, वो है 207 का। सेकेंड टारगेट इसका बन रहा है 232 का। 207, 232 ये दो टारगेट्स के लिए 14,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदिए निफ्टी का, बट 15 अप्रैल की एक्सपायरी का खरीदना है दीपांशु। एंड 80 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ नॉट टुमारो देन गोइंग फॉरवर्ड हमें 14,900 के लेवल्स निकलते हुए देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। एंड देयर आफ्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 15,075 से लेकर 15,110 तक के लेवल्स हमें निफ्टी स्पॉट में देखने मिलेंगे। एंड वो होता है तो हमारे टारगेट्स इजीली हासिल हो जाएंगे। 14,900 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, लेकिन कल की एक्सपायरी वाला नहीं, अगले हफ्ते, अगले गुरुवार को 15 अप्रैल को 140 रुपए में लीजिए। 80 का स्टॉप लॉस, 207, 232 पे। दो चीजें अच्छी हुई है इसमें। अच्छी मतलब तो क्या, अलग हुई हैं। पहला तो ये कि जय ने
पहली बार नई स्ट्राइक प्राइस खोली है। अभी तक 14,800 14,850 के ऊपर का एक भी कॉल ऑप्शन आया नहीं खरीदने के लिए, तो पहली बार बहुत दिनों बाद 14,900 का किसी का आया है। और दूसरा ये कि अगले हफ्ते में भी, मतलब कल की एक्सपायरी नहीं, उसके लिए भी आगे भी व्यू थोड़ा तेजी का बन रहा है, तभी तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन खरीदने थे। तो थोड़ा दो तरह से अच्छी पॉजिटिव चीज मैंने निकाली इसमें। जय सही निकाला ना, दोनों चीज पॉजिटिव है ना? अरे जी बिल्कुल एकदम परफेक्ट रीड किया आपने मेरा ये माइंड जो और मेरी जो स्ट्रेटेजी थी आपने बिल्कुल सही रीड कर दिया जी बिल्कुल। मैं तो ढूंढता रहता हूँ कहाँ से कैसे पॉजिटिव निकले, किस चीज़ में निकले। तो ये दो पॉजिटिव चीज़ें मुझे जय के कॉल में नजर आई, एक हायर साइड का कॉल ऑप्शन, दूसरा अगली सीरीज के लिए भी, वीकली सीरीज के लिए भी खरीदारी की राय। लेकिन अब पॉजिटिव शब्द थोड़ा छोटा है, बुलिश ये ठीक है। बुलिश से भी बढ़िया कोई शब्द होता है वरुण? सुपर डुपर बुलिश, तोड़फोड़। हाँ तोड़फोड़ ठीक है, तोड़फोड़ हो सकता है। हाँ, तो ये है एक ऐसी लिंक उन कंपनियों पर, उस ग्रुप पर जहां पर पॉजिटिव और बुलिश मामला नहीं है, तोड़फोड़ मामला है। तोड़फोड़ तेजी चल रही है और यह है अदानी ग्रुप के शेयरों में। बताइए वरुण, क्या हो रहा है अदानी ग्रुप के शेयर? देखिए अनिल जी, क्या हो रहा है ये तो शायद गौतम अदानी ही बता पाएंगे एक्चुअली इनके ग्रुप में हो क्या रहा है। गजब शेयर भागे जा रहे हैं। हाँ, शेयर भाग रहे हैं, मतलब जो दिख रहा है वो हम बता सकते हैं। मार्केट कैप कितना हो गया? 500% बढ़ा है एक साल में अडानी ग्रुप का। 5 गुना एक साल में एक ग्रुप जो 5 गुना हो चुका है। और $100 बिलियन जो ग्रुप है उसमें आने वाली ये चौथा ग्रुप है। इसके पहले टाटा, HDFC और रिलायंस, ये 3 ग्रुप थे जो कि $100 बिलियन के क्लब में आए थे। उसके बाद अब अडानी ग्रुप जो है वो भी $100 बिलियन के क्लब में आ चुका है। 1,34,000 के आसपास, करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कुछ समय पहले था इस कंपनी का। अब इस ग्रुप का जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो करीब 7,80,000 करोड़ का है। इनफैक्ट मुझे याद है शायद अडानी ग्रीन, हाँ यही वो कंपनी जिसका 2 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। यानी कि काफ़ी सारी निफ्टी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो उनसे भी ज़्यादा मार्केट कैप जो है वो सिर्फ इस एक कंपनी का है। किस तरह के रिटर्न्स अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने दिए हैं वो अगर आप देखेंगे तो अडानी टोटल गैस एक साल में करीब 1235% के आसपास के रिटर्न्स, अडानी एंटरप्राइजेस 849%, अडानी ग्रीन 686%। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं अडानी ग्रुप का जो दोगुना से कम हुआ है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप जो है उसमें करीब 5 गुना के आसपास की तेजी देखने मिली है पिछले एक साल में। इसके मुकाबले बाकी ग्रुप्स को अगर आप देखेंगे तो बिरला ग्रुप 140% के आसपास के रिटर्न्स देखने मिले हैं, बजाज ग्रुप में 101%, रिलायंस 65% और टाटा ग्रुप में 99% के आसपास के। यानी कि इन चारों ग्रुप को भी अगर आप मिला दें तो केवल अडानी ग्रुप जो है उससे ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, करीब 5 गुना के आसपास का। रीजंस काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स के लिए इन्होंने बिड किया, अडानी ग्रीन को काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिला, अडानी टोटल का जो टोटल के साथ विलय हुआ उसका भी इम्पैक्ट देखने मिला। तो काफ़ी सारी चीज़ें जिसका इम्पैक्ट देखने मिला। लेकिन ये ग्रुप जो है वो पिछले पूरे साल लाजवाब रहा है। तो पूरे साल भर इस ग्रुप में बड़ा एक्शन दिखा है। ये है, आप देखिए जो भागे हैं उससे क्या भागे, मतलब 2-3 गुना तो सारे ही हुए हैं, कुछ 5 गुना भी और कुछ 5 गुना से ज़्यादा भी। ये है आपके सामने रिटर्न्स। आइए चलते हैं नई दिल्ली। पीयूष गोयल साहब बात कर रहे हैं, रेल मंत्री। आज की कैबिनेट की अहम बैठक के बाद जो फैसले लिए हैं उन फैसलों पर बातचीत करते हुए आइए सुनते हैं। इस प्रकार से इनकम टैक्स में सरलीकरण करना, फेसलेस असेसमेंट हो, रिफंड्स बिना मांगे लोगों को समय पे मिल जाए, अपने अपने खाते में सीधा मिले, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम इस देश का तैयार किया गया। कैसे मैन्युफैक्चरिंग में एक जो यहाँ पे इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है उनको ध्यान होगा कि 2 बहुत प्रमुख इकोनॉमिक थियरीज है, एक है कंपेटिटिव एडवांटेज और एक है कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज ये दोनों भारत में कई चीजों में है, पर हम शायद उसको पूरी तरीके से अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए। आत्मनिर्भर भारत के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार एक भारत की क्षमता को पहचानते हुए क्या क्या कदम उठाए जाए जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बल मिले, उसको ध्यान दिया। कंपेटिटिव एडवांटेज भारत का कई क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए टेक्सटाइल आप ले लीजिए, फुटवेयर ले लीजिए, लेदर ले लीजिए, एक कंपेटिटिव एडवांटेज है। जेम एंड ज्वेलरी ले लीजिए, जहां हम बाकी देशों के निस्बत हमारे यहाँ पे जब बनती है तो कंपटीशन में हम खड़े हो सकते हैं।
अपने बलबूते पे खड़े हो सकते हैं। ऐसे एक कंपैरेटिव एडवांटेज की थियरी है। कंपैरेटिव एडवांटेज माइकल पोर्टर की थियरी थी, कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो की थियरी थी कि बाकी देशों के निस्बत भारत किन चीजों में कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत ने इन दोनों थियरीज को सही माने में भारत के उद्योग क्षेत्र के साथ जोड़ते हुए 13 सेक्टर्स चूज किए, 13 सेक्टर्स जहां हमारी क्षमता है कि हम ग्लोबल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग करें, ग्लोबल चैंपियंस भारत में बनाए जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपेटिटिव हो, जिनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा हो, जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर compete कर सकें, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपना योगदान दे सकें। और इस सबको देखते हुए जहां नेचुरल रिसोर्सेज को और बड़े पैमाने पर थ्रस्ट देने की आवश्यकता पड़ी तो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को बदलाव किया। जहां पे एमएसएमई को कोरोना से पीड़ा होने के कारण सहयोग देने की बात हो तो उसमें आईबीसी के कानून को सरल बनाया, पहले स्टैंड स्टिल किया 1 साल के लिए, अब उसमें बदलाव करके एमएसएमईज को और रास्ते दिए, मार्ग दिए जिससे उनकी प्रोडक्शन चल सके। तो कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले पीएलआई स्कीम को लेकर लिए गए हैं, उन पर पूरी विस्तार से जानकारी थोड़ी देर में हम आपके सामने और भी रखेंगे, लेकिन बढ़ते हैं तब तक आगे। एक के बाद एक ढेर सारे बिगुल है। पहला बिगुल है वागले साहब के लिए और किरण जी के लिए संयुक्त रूप से। वागले का वंडर, किरण का कमाल। समझ तो गए होंगे आप, करिए शुरुआत वागले साहब। अनिल जी, बीटीएसटी के तौर पे आरती इंडस्ट्रीज में एक फ्रेश मूव की शुरुआत हुई है। 1412 1414 के करंट भाव से बाय करके चले, 1460 1470 के कल के टारगेट्स होंगे। आपका स्टॉप लॉस होगा 1390। ओके, किरण जी। बिल्कुल, आरती इंडस्ट्रीज बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1387 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 1520 के लेवल्स देखने को मिलेंगे कल के सत्र में। अनिल जी, इसके साथ साथ मेरा और एक स्टॉक है, इसके लिए एक बार बिगुल बजाओ। बिल्कुल, किरण जी के लिए अलग से बिगुल, एक और किरण का कमाल। बताएं सर। जी, ये स्टॉक पोजिशनली लेके चलना चाहिए 3 से 4 दिन के लिए, और बाय करके चलना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में एक ट्रायंगुलर पैटर्न का बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 3065 का रखना चाहिए, मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, और टारगेट्स के लिए 3240 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय अपोलो हॉस्पिटल में। आइए सचिन जी के लिए बिगुल बीटीएसटी का। बताएं सचिन जी। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह है। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। काफ़ी अच्छा अपमूव आज सुबह के सेशन में मिला था, उसके बाद एक अच्छा हेल्दी कंसोलिडेशन हुआ है। सो 880 के आसपास फिलहाल इसके फ्यूचर्स प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है 905 के आसपास के स्विंग्स 1 से 2 दिनों में बनने चाहिए। सो खरीदारी करनी है 876 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील फ्यूचर्स में। ओके, ये है आपके लिए राइट टाटा स्टील में खरीदारी करने की। 3:20 होने की तैयारी में, फाइनल स्ट्रेटजी भी देखेंगे, उससे पहले बैन से बेनिफिट। बताएं आशीष, सेल एकमात्र स्टॉक एनर्जी सेल, और सेल बैन में रहेगा। आज फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो 109% है। तो मैं तो उम्मीद लगा रहा हूँ कि कुछ दिन तक और बना रहेगा, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है, इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है सेल का। लेकिन कोई और स्टॉक ऐसा है नहीं अनिल जी जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 90% के आसपास भी हो, तो सिर्फ एक सेल अकेला जो है बैन में बना रहेगा। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए सेल का बैन में बना रहना बरकरार। चलिए, तो 3:20 की स्ट्रेटेजी देख लें। दीप, जरा एक बार बिगुल बजा दीजिए।
बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार है आपके लिए, अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी। हाँ जी, आज तो भारतीय बाजार ही जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स मामूली सी बढ़त दिखा रहे हैं, एकदम सपाट ही आप कह सकते हैं। कल भी एक रेंज बाउंड एक्शन रहा। यूरोप में थोड़ी तेजी है, जर्मनी के बाजार सपाट है, फ्रांस और यूके में थोड़ा एक्शन है, पर यहां पर भी ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली आपने होती हुई देखी है। गोल्ड और सोना भी दायरे में है। तो ग्लोबल मार्केट्स दायरे में। सर बताएं हमें क्या करके जाना चाहिए? व्यू तो देखो देव खरीदारी का ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ आइए निफ्टी में। निफ्टी आपका 14,800 के ऊपर बंद हो रहा है, जो मैं आपको कह रहा था कि कुछ भी हो जाए 14,800 के नीचे बंद नहीं होगा, चिंता न करें। और 33,000 के आसपास या इसके ऊपर बैंक निफ्टी बंद होना चाहिए। एग्जैक्टली वहीं पर बंद होता दिख रहा है। कल जैसे 32,500 पर बंद हो रहा था, आज एग्जैक्टली 33,000 के आसपास राउंड फिगर में बंद हो रहा है। चलिए पहले निफ्टी की बात करते हैं। चूंकि निफ्टी हाई रेंज के एकदम ऊपरी सिरे पर बंद हो रहा है, तो ये रिस्क हमेशा रहती है कल गैप से वापस नीचे खुल जाए, अगर ब्रेकआउट ना हो ऊपर की तरफ में। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तेजी की पोजीशन के सामने 15,000 का कॉल ऑप्शन बेच देना है। निफ्टी में अगर आप लॉन्ग है 14,800 लॉन्ग, 15,000 शॉर्ट, ये कर दीजिए आराम से। 200 पॉइंट ऊपर का कॉल, चाहे तो एक के सामने 2 कॉल बेच दीजिए, आपकी हेजिंग होगी। 33,000 के आसपास बैंक निफ्टी है, लॉन्ग पोजीशन है तो 33,500 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, सामने एक के सामने 2 भी बेच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपके ऊपर में हेजिंग होगी। ये हेजिंग के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए रखिए। स्टॉक्स में आप लॉन्ग है 100% रहिए, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं। इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक में कंफर्ट है और लॉन्ग पोजीशन है, सामने हेज कर लीजिए थोड़ा सा ऊपर का कॉल बेचकर। तो सिंपल है, लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें दीप। बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस बना के रखनी चाहिए, पर हेज करना जरूरी है इस समय। वैसे कोई चिंता की बात नहीं है। जो अहम लेवल्स अनिल जी ने क्लोजिंग के हिसाब से दिए हैं उसके करीब ही बाजार क्लोजिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छा एक्शन रहा है, बढ़िया रिकवरी आई है। आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में नई जान आती हुई दिखी है और ढेरों स्टॉक्स पर हमने अच्छी खरीदारी आज आती हुई देखी है। कुछ और स्टॉक्स जाने से पहले एक बार जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। सचिन जी, सेकेंड हाफ में जुबिलेंट फूड थोड़ा एक्टिव हुआ है, जो अनिल जी बात कर रहे थे इन्फो एज की डिलीवरीज अलाउड रहेंगी 24/7। मुंबई में रेस्ट्रिक्शंस का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो महाराष्ट्र की कोविड रेस्ट्रिक्शंस हैं। जुबिलेंट फूड पर क्या राय देंगे, क्योंकि बारबेक्यू नेशन भी आज लिस्ट हुआ और इनकी भी थोड़ी हिस्सेदारी है उसमें, चार्ट भी थोड़ी पॉजिटिव है, क्या लेवल्स दिखते हैं यहां से? बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट यहाँ पर एक काफ़ी स्टेबल बेस एस्टैब्लिश हुआ है अराउंड 2800 के आसपास। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हो चुका है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, पिछले कुछ हफ्तों से एक लोट ऑफ लो बॉटम सीक्वेंस थी, वो सीक्वेंस मुझे लग रहा है कहीं जाकर ब्रेक होनी चाहिए। लगभग 3100 के आसपास के स्विंग्स बनने की एक्सपेक्टेशन होगी यहाँ से। तो डेफिनेटली यहाँ पर बाय एक बुलिश व्यू रखना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस यहाँ से अराउंड 2810 के आसपास का, एंड खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स के आसपास 3100 के आसपास के स्विंग्स जरूर बनने चाहिए अगले कुछ हफ्तों में। तो 3100 के लेवल्स आपको जुबिलेंट फूड पर आते हुए दिख सकते हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने अंडर परफॉर्म जरूर करा है। चोला इन्वेस्टमेंट, किरण जी जरा इसके चार्ट्स देखिए। थोड़ी देर पहले बढ़िया स्पाइक आया था और 7% की तेजी के साथ क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। वायदा कारोबार का टॉप गेनर है ये काउंटर। बिल्कुल दीप, बहुत शानदार चार्ट पैटर्न है और एसेंडिंग चैनल में ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स के पास कल परसों था, जहां पे मार्केट की वजह से बाय कॉल दिया नहीं जा रहा था, पर आज इसने जब 550 क्रॉस किया तब से लगातार ये 585 तक एक वन वे मूव अपने देखने को मिली। तो मेरा मानना है कि अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बनाने चाहिए। मेरा अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 565 के आसपास रहेगा। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, और अगर आप 2 से 3 दिन का वक्त देते तो 600 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ये है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट पर राय इस समय। और भी ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया एक्शन इस समय आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए, एक और काउंटर है। कुछ कैश स्टॉक्स के स्टॉक्स भी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, पर एक और काउंटर है जहां पर जल्दी से एक बार एक्सपर्ट्स की राय मैं ले लेता हूं और उसके बाद इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। L&T टेक्नोलॉजी पर अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है। एक बार जरा जय L&T टेक्नोलॉजीज पर राय दें। डेफिनेटली दीपांशु, L&T टेक्नोलॉजी ओवरऑल मैं कहूँगा कि इसमें भी एक ब्रेकआउट है। जैसे इनफैक्ट सारे ही हमें जो एक IT स्टॉक्स में एक तेजी देखने मिली है,
कुछ दिनों पहले विप्रो भी हमने दिया था। वैसे मैं कहूँगा कि ये स्टॉक में भी एक अच्छी हमें एक तेजी देखने मिल रही है दीप। और ओवरऑल अगर आप चार्ट सेटअप इसका देखें तो एक पूरा एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिला था, एक साइडवेज कंसोलिडेशन, एक चैनल में कंसोलिडेशन देखने मिला था लगभग जनवरी से। तो ये 3 महीने से जो एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिल रहा है उसका ब्रेकआउट ऊपर आने को है। मोमेंटम में फ्रेश एक बाय क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है दीप। और नीचे की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 2740 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है, 2740 पोजिशनली। ऊपर में अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है और ये और मोमेंटम अगर इसमें देखने मिलता है तो लगभग 300 पॉइंट की जगह है यहाँ से करंट लेवल से दीप। सो 100 पॉइंट नीचे और लगभग 300 पॉइंट ऊपर रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का बन रहा है। ओके, तो एल&टी टेक पर भी नजर रखें। मिड कैप आईटी में बढ़िया एक्शन रहा है, पर मेटल्स के लिए जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखी और ढेर सारे ब्रॉडर मार्केट मिड कैप स्टॉक्स रहे हैं जहां पर आपको अच्छी तेजी पिछले कुछ दिनों में बनती हुई दिखी है। इलेक्ट्रो स्टील, जरा इस पर नजर रखिए, एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा है, 30 के लेवल स्टॉक छू रहा है, 15% की तेजी है। और मालामाल वीकली में भी हमने इस स्टॉक के बारे में बात करी थी। कुणाल जी जरा इसके चार्ट्स देखकर बताएं, इलेक्ट्रो स्टील बड़ा वाला ब्रेकआउट आया आज। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपांशु, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और बहुत अच्छा मोमेंटम बना है। मुझे लगता है ऊपर के लेवल स्टॉक पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक रिवाइज स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जिन्होंने पहले का लिया हुआ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे 28 रुपए का, कूल ऑफ में नई खरीदारी करें, लेकिन जिनके पास पहले की खरीद है 28 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि 35 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो बड़ा अपसाइड मुमकिन है, होल्ड करके चलने की राय। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय जहां तक इलेक्ट्रो स्टील का बात है। और इलेक्ट्रो स्टील की बात कर रहे हैं तो फिर इनके साथ जुड़ी कंपनी वेदांता के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। सर बस कुछ ही मिनट है, वेदांता ओपन ऑफर बंद होने जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छी मूव भी काउंटर पर आती हुई दिखी थी, कोई फाइनल कॉमेंट्री वेदांता पर सर? नहीं, देखिए दीप 235 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आनी थी और दिख ही रहा है। और देखते हैं अगर ओपन ऑफर में पूरा स्टॉक अगर आज नहीं मिलता है प्रोमोटर्स को तो स्टॉक और मजबूत होना चाहिए। वैसे भी मेटल स्टॉक्स में तो तेजी है ही। अभी देखिए टाटा स्टील फिर से सचिन जी ने भी खरीदारी करने की राय दी है। ये तो स्टॉक का अपने ओपन ऑफर की वजह से थोड़ा सा ठंडा ही था, तो मुझे लगता है कि बढ़िया है, बने रहिए, बेचना नहीं है, आराम से पड़े रहने दीजिए, सिंपल। बिल्कुल, तो आराम से पड़े रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब नज़र रखिए वेदांता पर जहां पर आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। और ऑफ कोर्स आज तो खबरों के दम पर भी इस स्टॉक ने आपको बढ़िया मूव्स दिखाई हैं। ओपन ऑफर बस कुछ ही देर में बंद होने की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है। अच्छा एक्शन रहा है। मेटल काउंटर्स ये पूरा हफ्ता मेटल्स के लिए बढ़िया आपको दिखा है। और साथ ही हम देख रहे हैं आज बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज यहाँ पर भी एक शानदार रिकवरी के आसार आते हुए दिखे हैं। बंधन बैंक पर भी एक अच्छी मूव है। किरण जी, बंधन बैंक पर कुछ करना चाहिए। पिछले 2-3 दिनों से मिड कैप बैंक्स में एक्शन है, आईडीएफसी फर्स्ट, आरबीएल। आज बंधन बैंक 4% ऊपर बंद हो रहा है सर। अच्छा, बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन चालू है 330-35 के आसपास और अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 360 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 360 एक बार क्रॉस करे तो एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। पर अभी के लिए तो लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल होल्ड करने चाहिए। जो सपोर्ट्स मैंने कहे उसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी 330 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेज होने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक बंधन बैंक का सवाल है। बढ़िया एक्शन आज मिड कैप बैंक्स पर आपको आते हुए दिखा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। 14,800 के ऊपर निफ्टी है, 33,000 के बेहद करीब निफ्टी क्लोजिंग की तरफ बैंक निफ्टी क्लोजिंग की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है। 5% का उछाल जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप गेनर। और इस हफ्ते जैसे हमने कहा मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी रही है, पर आज बैंक्स में भी शानदार तेजी आपको आती हुई दिखी। 500 पॉइंट्स का रिबाउंड बैंक निफ्टी में। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यहां से आपको अच्छा पार्टिसिपेशन आते हुए दिखा है। कोटक बैंक पर रही है खरीदारी थोड़ी सी, वहां पर भी बढ़िया मूवमेंट आपको दिखा है। इंडसइंड बैंक यहां पर भी अच्छा एक्शन आपको आते हुए दिखा और एचडीएफसी बैंक यहां पर भी थोड़ी सी मूव्स हुई हैं। तो बैंक्स की तरफ से बढ़िया पार्टिसिपेशन आज के ट्रेड में। एसबीआई लाइफ, अभी वरुण बात कर रहे थे एसबीआई कार्ड्स की, बट एसबीआई लाइफ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। एसबीआई ग्रुप से ही आपको यहां पर भी बढ़िया एक्शन दिखा, 2% ऊपर ये काउंटर। आयशर हीरो दोनों में ही बढ़िया बाउंस बैक और
बजाज ऑटो, यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखी। तो कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ऑटो से थोड़ा पार्टिसिपेशन। आईटी स्टॉक्स तो एक्शन में है ही, विप्रो 2.5% ऊपर, इन्फोसिस यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए दिखा। टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक की भी पॉजिटिव क्लोजिंग। दूसरी तरफ अदानी पोर्ट्स कल के 14% उछाल के बाद आज हल्की मुनाफा वसूली, 3% नीचे। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर 1.5% की गिरावट। टाइटन Q4 अपडेट्स वैसे तो ठीक ठाक आए थे, बट सुस्ती के साथ ही स्टॉक क्लोज होते हुए आपको दिख रहा है। वायदा कारोबार के और पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करें तो टॉप गेनर 7% की गेन्स के साथ चोला फाइनेंस, साथ ही सिटी यूनियन बैंक बढ़िया तेजी यहाँ पर। पीआई इंडस्ट्रीज, वागले साहब सुबह इसके बारे में बात कर रहे थे, अच्छी तेजी। आरती इंडस्ट्रीज एक और कॉल अभी थोड़ी देर पहले आया था, जबरदस्त एक्शन, किरण जी को भी ये पसंद है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, माइंड ट्री, कोफोर्ज, L&T टेक्नोलॉजीज, मिड कैप आईटी से ये काउंटर्स एक्टिव होते हुए दिखे। अशोक लेलैंड लंबे समय बाद यहाँ पर मूव। अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर पॉजिटिविटी, 3 दिन की गिरावट के बाद। महानगर गैस में रिबाउंड। वोल्टास, जैसे जी बिजनेस से सबसे पहले बताया था, आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है एसीज और एलईडी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम को। केमिकल जबरदस्त तेजी में रहे हैं, दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, इन सभी स्टॉक्स पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा। अदानी ग्रुप स्टॉक्स, जैसे कि मैं कह रहा था, मुनाफा वसूली। अदानी एंटरप्राइजेज यहाँ पर 5.5% की गिरावट। सेल वापस वायदा कारोबार के बैन में आ गया था आज और बना रहेगा अब 2% नीचे 90 के लेवल्स पर। डॉक्टर लाल यहाँ पर गिरावट। कोलगेट, ग्लेनमार्क थोड़ी मुनाफा वसूली। भारत फोर्ज, एम्फेसिस, लुपिन और ग्रैन्यूल्स मामूली सी गिरावट। कल जबरदस्त तेजी आपको आती हुई दिखी, टारगेट्स भी एनर्जी के हिट हुए। आज थोड़ी सी आप गिरावट इस पर देख रहे हैं। कैश स्टॉक्स में भी आपको बढ़िया एक्शन आज आते हुए दिखा। ढेरों कैश स्टॉक्स है जहां पर अच्छी मूव दिखी। मिड कैप आईटी से केपीआईटी टेक, हालांकि अच्छी गेंस के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली। विनती ऑर्गेनिक्स, वागले साहब के टारगेट हिट हुए। एचईजी लगातार 2 दिन ऑलमोस्ट 20% की गेन आज आती हुई दिखी आपको। ग्राफाइट इंडिया यहाँ पर अच्छा एक्शन। थर्मैक्स एंड में एक बढ़िया स्पाइक। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, एबी कैपिटल और साथ ही मॉइल यहाँ पर भी अच्छा एक्शन। और लॉरिस लैब्स 6% की तेजी के साथ ये काउंटर भी क्लोज हो रहा है। तो एनर्जी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर रहा, पर आज इंडेक्स लेवल पर भी अच्छी तेजी आती हुई दिखी। 14,800 के ऊपर निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग और 32,960 पर बैंक निफ्टी की। सर तो दीप, जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग में तलवार अभी भी लटकी हुई, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे के आसपास हम क्लोज हुए हैं, तो अभी भी ये खतरा नहीं टला कि हम रेंज के बाहर निकलकर ब्रेकआउट की तैयारी में है। 14,808 के आसपास की क्लोजिंग, 14,875 के ऊपर की क्लोजिंग ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन फिर भी ये अच्छी है, खराब तो नहीं है। बैंक निफ्टी में लेकिन अभी भी कोई वो खास दमदार क्लोजिंग नहीं। 450 पॉइंट की क्लोजिंग ऊपर होने के बावजूद मैं बहुत खुश नहीं हूँ, क्योंकि 33,000 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। तो फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आ चुकी है 33,000, 32,991, एज गुड एज 33,000, 14,819 निफ्टी पर, यह आपके लिए क्लोजिंग। ओके, और सेंसेक्स 460 अंक पर बंद होता हुआ। बाजार बंद होने के बाद का भरपूर एक्शन आपके सामने रख दिया जाए, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, वैसे तो पता होना चाहिए और होगा भी, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। और सेहत की कीमत क्या है, ये कोरोना काल में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि कोरोना को हराने के लिए आपकी अच्छी सेहत, इम्यूनिटी, ये मजबूत होनी जरूरी है, और ये तभी होगा जब आप फिट होंगे, सेहतमंद होंगे। और कोरोना ही क्यों, बाकी बीमारियां भी तो है ना, जिनमें आपको मतलब फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आज ही आपको लेनी है सेहत वाली वैक्सीन। जी हाँ, ये है हमारा आज का खास शो, सेहत ही वैक्सीन है। शाम 5 बजे रेडिक्स हेल्थ केयर की डायरेक्टर डॉक्टर श्रुति मलिक, फैट टू स्लिम की डायरेक्टर और डाइटिशियन शिखा ए शर्मा और फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच यश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपकी खबर, आपका फायदा में देखिएगा ये विशेष शो, कोरोना को हराने और साथ ही हमेशा निरोग रहने के लिए हमारी ये खास पेशकश, सेहत ही वैक्सीन है। ओके, कोरोना की दूसरी लहर पहली से ज़्यादा घातक साबित होती दिख रही है। अब तो 1 लाख से ज़्यादा रोज मामले आ रहे हैं। 1,15,000 करोड़ का, 1,15,000 का नया रिकॉर्ड बना है। ये भी है, लेकिन जैसे जैसे कोविड के नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे कोविड के दम पर जो जिन लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा है, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उनके क्लेम्स भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो क्या कोरोना को जो मामला बढ़ रहा है उसको देखते हुए आपको इंश्योरेंस की कुछ तैयारी करनी चाहिए, लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, इस पर हम करेंगे खास बातचीत 6:26 पर मनी गुरु में। कोविड की दूसरी लहर, बढ़ाओ इंश्योरेंस कवर, किस तरह से आपको इंश्योरेंस कवर बढ़ाने की जरूरत है। पॉलिसी बाजार में हेल्थ इंश्योरेंस के हेड अमित छाबड़ा और विडाल हेल्थ के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर शंकर बाली साहब हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे आज शामिल। और रात 8 बजे आपको इंडिया 360 डिग्री
यानी कि 7:56 पर। आज हमारे बेहद खास मुद्दे हैं, ढेर सारे मुद्दे हैं जिन पर हम करेंगे बातचीत। सबसे पहले तो पीएम मोदी की बातचीत होगी देश के साथ, पीएम की पाठशाला परीक्षा पर चर्चा, ये है पीएम का आज का भाषण 7 बजे का, और उस पर हम 8 बजे करेंगे खास एनालिसिस। उसके अलावा बोर्ड पर एग्ज़ाम क्यों घमासान, बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर छात्रों और पेरेंट्स के मन में उठी आशंकाओं का जवाब देंगे, उनका समाधान बताएंगे। साथ ही कोरोना को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, कोरोना की वैक्सीन की कमी का सच, क्या वाकई में वैक्सीन की शॉर्टेज है या नहीं, इस पर करेंगे खास बातचीत। और साथ ही बंगाल के रण और महाराष्ट्र में वजह मामले का भी आपको देंगे पूरा का पूरा खुलासा। वजह प्यादा परमबीर वजीर, ये होगा आज का एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए। तो ये है ढेर सारे कार्यक्रम जो, और साथ ही सस्ते घरों के दिन गए, क्या अब घर महंगे होने वाले हैं, ये आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी हमारी होगी विशेष चर्चा आज 7 से 8 बजे के बीच में। तो ये ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिस मत कीजिएगा। आज शाम के बाद कल का एक्शन भी, बड़ा दिन है, 2 हफ्तों बाद पूरा वीक मिला है आपको काम करने का, मंडे से लेकर फ्राइडे तक कोई छुट्टी नहीं। और मैं इसलिए भी याद दिला रहा हूँ कि अगले हफ्ते फिर छुट्टियाँ हैं, 2 बुधवार आने वाले, फिर से छुट्टियाँ। तो इसके लिए कल है हफ्ते की एक्सपायरी वायदा कारोबार की, इंटरेस्टिंग होगी, बड़ी होगी, तैयार रहिएगा हमारे साथ। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल उनसे लेंगे विदा। आशु सर, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी, किरण जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।